ऐसे बच्चे। गुड आफ्टरनून। टेलीग्राम रिवाइज कराएंगे, आशीष रंजन उसको रिवाइज कराएंगे। हम हमेशा तभी आगे बढ़ते हैं जब पुराना एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली क्लास थी आज। इससे पिछली बार बच्चों से कम्युनिकेशन भी करना था, बच्चों के लगातार मैसेज भी चल रहे थे। लेकिन आज ऐसा रहेगा कि मैं चैट को डिसेबल रखूंगा कुछ समय के लिए जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर जब मुझे आपसे बात करनी होगी मैं चैट अनेबल करूंगा। उस टाइम आपको जो भी कुछ पूछना, खासकर जब मैं ये बोलूं कि कोई दिक्कत है तो पूछो। क्योंकि फिर उस टाइम क्या होता है ना, जो बच्चा पूछता है ना उसका ऊपर चला जाता है क्वेश्चन। निकिता पूछ रही है सर ड्रॉपर भी चलेंगे क्या? हाँ बेटा, बाद में आएंगे। नीट होने के बाद फिर प्रॉपर बैच रहेंगे। तो अगर आपको अगले नीट 2021 को टारगेट करना है तो आप थोड़ा थोड़ा इस वाले बैचेस में पढ़ते रहो, क्योंकि इसमें भी पढ़ा तो वही रहे। फिर एक पर्टिकुलर ड्रॉपर बैच हो, फिर उसके अंदर मर्ज हो जाना। इधर क्या पूछा है भाई? केतन चौधरी, सर आप प्लीज डायग्राम क्लीन बना दिया करो बाद में बनाने के लिए। डायग्राम क्लीन, डायग्राम से एक बात याद आई। चलो अभी डिस्कस करेंगे इस बात को। समझाते हैं ना डायग्राम, तो उसमें क्या आता है, बात पे बात पे बात पे बात बनती जाती है। वैसे डायग्राम के लिए मैंने आपको पीडीएफ दे ही दिया है ना, उसके अंदर सारे डायग्राम्स हैं। तो जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स हो उनको बनाने की कोशिश किया भी मत करो, करो उनको समझा करो। आपके पास डायग्राम पीडीएफ की फॉर्म में आ गए हैं। अवधेश सिंह, सर लीडर बैच कब शुरू होगा? बेटा होगा, ये जो भी ईयर लॉन्ग कोर्सेज जो ड्रॉपर बैच होंगे ये मोस्ट प्रोबेबली नीट के बाद स्टार्ट होंगे। सर आई मिस यस्टरडे क्लास, विल आई एबल टू लर्न टुडे? आज की क्लास में वो टॉपिक थोड़ी ना पढ़ेंगे, आज तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप एक काम कर सकते हो मुदित यादव, आपको वो रिकॉर्डेड क्लास प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो। ठीक है ना, उसको पूरी क्लास को अटेंड कर लेना आप। और पिछली क्लास के अंदर कुछ बहुत ही बेसिक से चीजें मैंने सिखाई थी। मैं आई स्टडी 11 और 12 साइमल्टेनियसली, आई एम फ्रेशर। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए, 11 12 को साइमल्टेनियसली पढ़ना। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है कि मैंने 11th पढ़ लिया है, साथ से साथ 12th भी पढ़ लूँ, तो आप कर सकते हैं। लेकिन पहले 11th में बेस डेवलप करना जरूरी है। देखो सिलेबस इसी तरह से डिजाइन किया जाता है 11 12th का, कि पहले आप 11 से बेस डेवलप करो फिर आगे बढ़ो। और अगर आपको देखो 12th क्लास अटेंड करके देखो, उसमें अगर आपको ईज लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को समझ में आ रहा है, या फिर थोड़ी बहुत चीजें रह जाएं, तो फिर उसको आगे के लिए छोड़ के चलना। कि जब धीरे धीरे बेस डेवलप हो जाएगा, जब सीख जाएंगे तो ठीक है, आप कर सकते हो अगर आपको ठीक लग रहा है तो। और क्या बातें थी भाई? चलो, सर रिवीजन के लिए डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स हमको बनाने चाहिए। बिल्कुल बनाने चाहिए, बना लिया करो बैठे बैठे। थोड़ा सा काम कर लिया करो, थोड़ा बनाया करो। दिस क्वेश्चन इज ओनली इमेज अटैच्ड, क्लिक टू प्रीव्यू इमेज। आप डायग्राम के फोटो गूगल से लेकर स्लाइड में ऐड करके समझाना सर, जैसे हाँ जो जरूरी होंगे बेटा मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, जरूरी होंगे जो डायग्राम अवेलेबल होंगे मैं आपको बिल्कुल उसी से समझाऊंगा। सर इट इज ईयर लॉन्ग कोर्स। यस, ये ईयर लॉन्ग कोर्स है बेटा। सर अब यू इफ यू हैव टाइम दैट कैन यू गिव अस स्टडी टाइम टेबल फॉर डेली? बेटा इसके लिए देखो, इस संडे को स्टडी टाइम टेबल के लिए क्या है, एक संडे को मेरी स्पेशल क्लास आ रही है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग। तो वो वाली जरूर अटेंड कर लेना आप, संडे को शाम को होगी वो क्लास। मेरी प्रोफाइल के ऊपर अगर आपने फॉलो कर रखी है प्रोफाइल को, तो आपको वो अपडेट मिल जाएगी, वो जरूर आप कर लेना। सर लीडर बैच कब से शुरू होंगे? बोल दिया आफ्टर नीट। सर नोट्स, नोट्स मैंने पीडीएफ डाल दिया बेटा, टेलीग्राम लिंक पे भी डाल दिया और यहाँ पर भी डाले हुए हैं। बाकी आप साथ में पढ़ते पढ़ते अपने बैठकर जो भी समझ रहे हैं उसको लिखते रहें। डेली आवर्स स्टडी, बच्चों कम से कम अभी क्लासेस अटेंड करने के बाद आप 6 से 7 घंटे मिनिमम इफेक्टिव आउटपुट निकालें। 6 से 7 घंटे अपनी क्लासेस के बाद। ठीक है। सर विल यू प्रोवाइड डीपीपी फॉर प्रैक्टिस? यस बिल्कुल बेटा, बीच बीच में क्विजेज आती रहेंगी, बीच बीच में ऐसी चीजें आती रहेंगी जिसमें मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता रहूंगा। जब एक कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ सिलेबस कवर हो जाएगा, मैं बिल्कुल यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है। अब्दुल्ला जिलानी, सर एक बार रिवाइज करवा दीजिए। अभी करवाते हैं बेटा। सर आप एनिमल किंगडम पढ़ाओगे? पूरी जूलॉजी पढ़ाऊंगा बेटा। सर लीडर बैच कब शुरू होगा? अरे यार, तो फिर वही क्वेश्चन लिया था बार बार। बोला ना अभी आएगा, बाद में आएगा, आफ्टर नीट। सर आप डायग्राम, अच्छा ये घूम फिर के वही क्वेश्चन आ गए। क्लास 12 अपियरिंग वालों के लिए बैच कितना बेनिफिशियल होगा? अगर 11th बैच भी कर लें तो अच्छा रहेगा बेटा। अगर आप क्लास 12 पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको क्लास अटेंड करने के बाद, रिवीजन करने के बाद अगर लगता है कि टाइम है, तो आप 11th अटेंड कर सकते हो, क्योंकि 11th आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ही, तो आप इसको अटेंड कर सकते हो। सर नोट्स कैसे बनाएं इफेक्टिवली? पेन से कॉपी पर
गिरिराज किशोर सर, क्लास में हैंड रिटन नोट्स बनवाया करो ना आप। हैंड रिटन नोट्स बेटा, जो मैं बोलता जाता हूँ उसको साथ साथ लिखने की आदत डालो, मतलब मल्टीटास्किंग चलो। क्योंकि एक तो मैं बहुत स्पीड स्लो करके चल रहा हूँ, अभी अभी 11th क्लास के बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए स्पीड स्लो कर रखी है मैंने, क्योंकि अभी नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो क्या करो, पेन कॉपी लेके बैठो और फटाफट पॉइंट वाइज पॉइंट उसको नोट करते जाओ। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हाँ, आपको एक बार को जब आप अपने हाथों से लिख लोगे तो समझने में मदद करेगा। बाकी मैं यहाँ पर आपको टाइप नोट्स प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे तो मैं बोल दूंगा कि इसको डेफिनेटली नोट करो। कुछ फ्लो चार्ट्स भी मैं हैंडमेड यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जैसे आज मैंने कुछ फ्लो चार्ट्स डाले हैं। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स क्रैक इट, ठीक है। स्टडी प्लानिंग फॉर 2022, इसके ऊपर मैं कभी कोई स्पेशल क्लास लगा दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा कि एक स्पेशल क्लास लगा रहा हूँ मैं किसी भी वीकेंड पे, आप उसको आके ज्वाइन कर लेना और उस अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर लेना। चलें, अब हम चलते हैं आगे। कैन यू प्रोवाइड नीट क्वेश्चंस? बिल्कुल करा देंगे बेटा, नीट क्वेश्चंस। पर अभी अभी नीट क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, पहले अपना सिलेबस कवर करो, फिर आगे मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। कहोगे तो अभी कौन से टॉपिक के डालने हैं वो सारे बता देना मेरे को, मैं डाल दूंगा। चलें, लेट्स स्टार्ट। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, मैं इसको क्लियर कर दूं यहाँ से। बहुत बढ़िया, तो चलो बताते जाओ। कल हमने क्या पढ़ा? हमने कल पढ़ा टिश्यू का इंट्रोडक्शन, कि टिश्यू क्या होती है और कैसे बनती है। याद है? एम्ब्रियोनिक, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, सबको याद है? चलो, फिर उसके बाद हमने जाना टिश्यूज के टाइप, जिसमें हमने पहला टाइप जाना था एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा टाइप हमने जाना था कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हमने जाना था नर्वस टिश्यू, और फोर्थ था मस्कुलर टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के लिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि उनको उनसे रिलेटेड चैप्टर्स में डिटेल में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है? एपिथेलियल टिश्यू और साथ ही साथ कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी की जितनी भी कवरिंग सरफेसेस हैं वो सब एपिथेलियम से ही बनी हुई है। जैसे चाहे आउटर सरफेस हो, चाहे बॉडी की अंदर की सरफेसेस हो, वो सब किससे कवर्ड है? एपिथेलियम से। ठीक है, आ जाओ अब समझो। ये देखो, यहां तक हम पहुंचे थे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में जान लिया था कि क्या होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसको हमने एक डायग्राम से भी समझा था। चलो, तो हमने ये देखा था कि जो एपिथेलियम है उसका मतलब है किसी दूसरी टिश्यू पर ग्रोथ करने वाली टिश्यू, ग्रो करने वाली टिश्यू। जैसे एपिथेलियम ग्रो करती है किस पर? कनेक्टिव टिश्यू पर। और मैंने आपको ये बताया था कि एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में क्या होती है? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ए सेल्यूलर मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसका कुछ पोर्शन तो एपिथेलियल टिश्यू बनाती है और कुछ पोर्शन जो है वो कौन बनाती है? इसका कुछ पोर्शन कनेक्टिव टिश्यू बनाती है। तो बताना जरा, बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो पोर्शन जो एपिथेलियल टिश्यू बनाती है उसे तो क्या कहते हैं? बेसल लेमिना, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स। और जो पोर्शन, हाफ पोर्शन टुवर्ड्स द कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स से फॉर्म होता है, जिसे बोलते हैं फाइब्रस लेमिना, जिसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर्स, प्रोटीनेशियस फाइबर्स रखे हुए होते हैं। दैट इज नॉन एज फाइब्रस या रेटिकुलर लेमिना, दोनों को मिलाकर बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलो, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में हमने जाना था। फिर हमने कुछ बातें जानी थी, देखो यहाँ पर कि जंक्शंस, आ जाओगे बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद, कि एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होती हैं, एक लेयर की फॉर्म में अरेंज होती हैं, और उन सेल्स के बीच में होते हैं जंक्शंस। तो बताओ कौन सा जंक्शन पढ़ा था कल? कल हमने जंक्शन पढ़ा था, पहला जंक्शन इंटरडिजिटेशन। कौन सा जंक्शन? इंटरडिजिटेशन। आज हमको क्या सीखने हैं? अडहेरिंग जंक्शन यानी डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शंस और गैप जंक्शंस। तो देखो, इसको समझेंगे हम इस फ्लो चार्ट से। मैं आपको समझाने जा रहा हूं अब क्या? एपिथेलियल जंक्शंस। तो देखो, सबसे पहला एपिथेलियल सेल्यूलर जंक्शन मैंने बताया इंटरडिजिटेशन। याद आ गई आपको ये बात? इंटरडिजिटेशन बोलो, क्या होता है? कौन सी एपिथेलियम में मिलता है? मैंने आपको बोला था, याद रखना ये एग्जांपल। ये मिलता है हमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो नेबरिंग सेल्स की सेल मेम्ब्रेन है, उन सेल मेम्ब्रेन से प्रोसेस बनते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और वो एक दूसरे के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ ही साथ
एक दूसरी सेल्स के अंदर ये सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है। बहुत समझ में आई। तो ये इस तरह के जो इंटरडिजिटेशन जो जंक्शन हैं किसमें मिलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में और कार्डियक मसल फाइबर में। कार्डियक मसल फाइबर में कई तरह के जंक्शंस मिलेंगे, जिसमें से एक है इंटरडिजिटेशन। जब मैं आपको कार्डियक मसल डिटेल में समझाऊंगा तो ये एग्जांपल वहां पे याद रखना, सारे बताओगे आप मुझे। फिर दूसरे जंक्शन आते हैं डेस्मोसोम्स या मैक्यूला एडहेरेंस। देखो डेस्मोसोम कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, इस डायग्राम के थ्रू इसको हम समझेंगे। मान लो ये एक सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन, ये एक दूसरी सेल है, दोनों की सेल मेम्ब्रेन हो गई, दो अलग अलग सेल्स है। अब दोनों की सेल मेम्ब्रेन पर प्रोटीन से कुछ प्लाक्स फॉर्म हो जाते हैं, प्रोटीनेशियस प्लाक्स, यानी इनकी सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाएंगे, ये प्लाक्स। ठीक है भाई, ये प्लाक्स बन गए। चलो अब क्या होता है, इन प्रोटीनेशियस प्लाक्स से सेल में अंदर की तरफ साइटोस्केलेटन की फॉर्म में केराटिन फाइबर्स पड़े हुए होते हैं। क्या पड़े हुए होते हैं, केराटिन फाइबर्स। ये कौन से फिलामेंट्स हैं, केराटिन फिलामेंट्स, या बोल दो केराटिन फाइबर्स, अंदर की तरफ होते हैं ये। इसको सेल का स्केलेटन बना नहीं, ये केराटिन फाइबर। ठीक है। अब क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना। बाहर की तरफ कैडेरिन, एक प्रोटीन का नाम है कैडेरिन प्रोटीन। इस कैडेरिन प्रोटीन से बने हुए प्रोटीन बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ निकले। और जंक्शन, जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बोलो डेस्मोसोम्स। तो बोलो स्पॉट की फॉर्म में बना ना, देखो दोनों सेल्स पे ये प्रोटीनेशियस प्लाक्स है और एक स्पॉट की फॉर्म में क्या बन गया, जंक्शन। और इसी को क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम्स या मैक्यूला एडहेरेंस। बात समझ में आई। तो ये क्या करेगा, ये इतने स्ट्रॉन्ग जंक्शन होते हैं कि ये आपस में दोनों सेल्स को जोड़कर काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब इसमें दो बातें हैं, अगर ये जंक्शन जो है स्पॉट की फॉर्म में बना है तो इसको बोलते हैं मैक्यूला एडहेरेंस। और अगर यही जंक्शन बेल्ट की फॉर्म में बनते हैं, एक के बाद बेल्ट की फॉर्म में, जैसे बेल्ट नहीं जुड़ जाती पूरी, वैसे उस तरह से बेल्ट की फॉर्म में अगर ये जंक्शंस बनते हैं तो इनको हम बोलते हैं जोन्युला अडेरेंस, यानी बेल्ट डेस्मोसोम्स। ये कौन है बेटा, उसके लिए ब्रेन भी तो होना चाहिए। ये हुई ना बात। तो ध्यान से सुनना है, यहाँ पर ध्यान से सुननी पड़ेगी बात, उसके लिए बीच बीच के अंदर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बिल्कुल क्लियर होके सुनो। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी सेल मेम्ब्रेन पे क्या है, प्रोटीनेशियस प्लाक। उस प्रोटीनेशियस प्लाक से अंदर की तरफ क्रिएटिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं, प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, जिससे बोल रहा है क्या, अंदर साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये अंदर की तरफ क्रिएटिन। और बाहर की तरफ कौन सा प्रोटीन निकला हुआ है, कैडेरिन प्रोटीन। ये कैडेरिन प्रोटीन बाहर की तरफ जो है आपस में जंक्शन बनेंगे और काफी स्ट्रॉन्ग जंक्शन ये बन जाएगा, जो कि एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एपिथेलियल सेल्स को, और इसी को बोलते हैं क्या, डेस्मोसोम्स। और क्योंकि ये डेस्मोसोम यहाँ पर स्पॉट की फॉर्म में है, स्पॉट के लिए वर्ड यूज करते हैं मैक्यूला, इसलिए इसके लिए वर्ड क्या हो गया, मैक्यूला एडहेरेंस। और अगर यही जंक्शन बेल्ट की फॉर्म में होता तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं जोन्यूला, क्योंकि वहां पर एक जोन क्रिएट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं जोन्यूला एडहेरेंस, या उसको दूसरा नाम देते हैं हम बेल्ट डेस्मोसोम्स। तो डेस्मोसोम्स जो है, जो सिंपल डेस्मोसोम्स हैं वो स्पॉट फॉर्म में होते हैं, जिन्हें मैक्यूला एडहेरेंस बोलते हैं। और जो सीरीज के अंदर बनते हैं, एक बेल्ट की फॉर्म में बनते हैं, जो जोन की फॉर्म में बनते हैं, उसे बोलते हैं जोन्युला एडहेरेंस, यानी बेल्ट डेस्मोसोम्स। इतनी बात क्लियर, समझो इधर। यहाँ पर मैंने लिखा है डेस्मोसोम। तो जो सिंपल डेस्मोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्यूला एडहेरेंस, यहाँ लिखा हुआ है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉट फॉर्म, यानी स्पॉट डेस्मोसोम। और दूसरे होते हैं एडहेरेंस जंक्शन, यानी जिन्हें बोलते हैं हम जोनुला एडहेरेंस। ये जोन की फॉर्म में होता है, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बस वो बेल्ट की फॉर्म में अरेंज होते हैं, एक जोन की फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसलिए इनको बोल दिया जोनुला अडेरेंस, या इसी को बोल देते हैं बेल्ट डेस्मोसोम्स। तो डेस्मोसोम्स कितने टाइप के हो गए, दो, स्पॉट डेस्मोसोम, सिंपल डेस्मोसोम, स्पॉट डेस्मोसोम। और जो जोन की या बेल्ट की फॉर्म में है वो है बेल्ट डेस्मोसोम, यानी जोनुला अडेरेंस। बात समझ में आई। तो बताओ ये कौन सी एपिथेलियम में मिलते हैं। अभी ये एग्जांपल याद रख लो, यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कौन सी एपिथेलियम है ये, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जब मैं डिटेल में समझाऊंगा
तो उसमें आपसे पूछूंगा कि बताओ जो आपको जहाँ जंक्शन पढ़ा कर लाया था, उस जंक्शन में से कौन से जंक्शन का एग्जाम्पल मैंने स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में दिया था, तो दैट इज डेस्मोसोम। ये चैप्टर ऐसा है, ये अभी फिजियोलॉजी स्टार्ट नहीं हुई है, फिजियोलॉजी तो लाइव चलती है। ये देखो हार्ट है, ये हार्ट का चैम्बर, इसने ब्लड को इधर पंप कर दिया, ब्लड इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर घूम के वापस हार्ट में आ गया। ये देखो रेस्पायरेशन, इसके अंदर ये एयर अंदर गई, फिर ये एयर बाहर आ गई, इससे कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, इधर ऑक्सीजन आ गई। तो वो सारी चीजें चलती है लाइव। ये एक ऐसा टॉपिक है, हालांकि ये थोड़ा सा टॉपिक जो है ये मोनोटोनस सा हो जाता है, बोरिंग सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर याद ही याद करना है, नए नए नाम आएंगे, नए नए स्ट्रक्चर आएंगे और उनको याद करना है। याद करने के अलावा क्या है इसके अंदर, कि अब डेस्मोसोम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में होता है तो होता ही है, उसको रिजिडिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है तो करता ही है, इसको मैक्यूला एडेरेंस बोलते हैं तो बोलते ही है। ये दो फॉर्म में, स्पॉट और बेल्ट फॉर्म में है तो है ही। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ आपको एक्सप्लोर करने का नहीं है, इसलिए। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ना भी जरूरी है। अभी सपोज मैं डायरेक्ट ही क्या स्टार्ट कर देता, हार्ट पढ़ाना, कि ये देखो हार्ट बीट चल रही है, कार्डियक साइकिल चल रहा है, तो फिर जब तक बेस नहीं बनेगा, जब तक आप यही नहीं जान पाओगे कि बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी के टिश्यूज किस तरीके से फॉर्म होते हैं, कौन कौन सी टिश्यूज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तब तक क्या आप उन चैप्टर्स को, हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, इन सबको समझ पाओगे क्या? नहीं समझ पाओगे। इसलिए हमें बेस बनाने के लिए ये चैप्टर पहले उठाना पड़ता है। हालांकि थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर आपको रटने वाला पोर्शन ज्यादा है, याद रखने वाला ज्यादा है, लेकिन उन चीजों को भी अगर समझ के याद करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बात समझ में आई? तो ये चैप्टर हमें पढ़ना बहुत जरूरी है पहले, इसी से हम आगे की बातें फिर अगले चैप्टर को रिलेट कर पाएंगे। चलो, तो हमने क्या समझाया यहाँ पर, डेस्मोसोम्स कैसे बनते हैं। ये दो सेल मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल सेल्स है। इन एपिथेलियल सेल्स की मेम्ब्रेन पर क्या बन गए हैं यहाँ पर, प्रोटीन से बने हुए प्लाक, जिन पे अंदर की तरफ साइटोस्केलेटन की फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, केरेटिन फिलामेंट। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब उसका ढांचा। तो अंदर की तरफ ये ढांचा किससे बन रहा है, केरेटिन फिलामेंट से। और बाहर की तरफ कौन से प्रोटीन निकले हुए हैं, कैडेरिन प्रोटीन, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्पॉट फॉर्म में अगर ये जंक्शन बनता है तो इसको बोलते हैं मैक्यूला एडेरेंस, यानी स्पॉट डेस्मोसोम। और अगर बेल्ट फॉर्म में, जोन्यूल फॉर्म में बनता है तो इसको बोलते हैं जोन्यूला एडेरेंस, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, बेल्ट डेस्मोसोम्स। इज दैट क्लियर सभी को? तो मैं आगे बढ़ूंगा, रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेंगी। और उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके लिए, फोकस और अलर्टनेस तो क्या है, खुद से क्रिएट करी हुई चीज है। लेकिन नेचर ने एक और चीज क्रिएट करी है, बताओगे? ब्रेन। ये बात, ब्रेन और फोकस। चलो, तो ये क्या है बताओ, ये है सेल में, ओके, ये सेल की मेम्ब्रेन। ये कौन से फिलामेंट है, केरेटिन। ये क्या है, प्रोटीनेशियस प्लाक। अच्छा, ये कौन से प्रोटीन, कैडेरिन। अभी किसी को नोट करना है, जल्दी नोट कर लो इस नाम को, डेस्मोसोम। और क्योंकि ये स्पॉट फॉर्म में है, इसलिए इसको बोल दिया मैक्यूला। ये जोन की फॉर्म में होता तो इसको क्या बोल देते, बेल्ट डेस्मोसोम। जोन्यूला अडे बेल्ट डेस्मोसोम। जोन्यूला अडेरेंस। एडहेरेंस। और अगर ये जोन की फॉर्म में होता तो इसको क्या बोल देते, बेल्ट डेस्मोसोम, यानी जोन्यूला अडेरेंस।
तो इन चीजों को नोट कर लो। वैसे तो देखो ये वाला जो फ्लो चार्ट है इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है ही, लेकिन आप इस डायग्राम के फॉर्म में भी इसको बना के रख लो कि डेस्मोसोम क्या होते हैं। अरे बेल्ट फॉर्म का मतलब बेल्ट की तरह बन जाएंगे। जैसे मान लो ये दो सेल्स हैं। बेल्ट का मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऋतिक रोशन तो नहीं है ना, बेल्ट का मतलब बेल्ट ही है। बेल्ट का मतलब ये एक के बाद एक के बाद इस तरह से अगर ये जंक्शन बन जाएंगे, ये बेल्ट की फॉर्म में बन गए। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो प्लाक्स होंगे ना वो भी इस तरह से बेल्ट की फॉर्म में होंगे अंदर की तरफ। जबकि यहाँ पर देखो कि एक स्पॉट की फॉर्म में, यहाँ पर बेल्ट की फॉर्म में, यानी यहाँ पर मल्टीपल जंक्शंस बन जाएंगे। वेरी गुड। जंक्शन दोनों चीजों के लिए होते हैं बेटा, स्ट्रेंथ के लिए भी होते हैं कौशिकी, स्ट्रेंथ के लिए भी होते हैं और फंक्शनल भी होते हैं। जैसे फंक्शनल जंक्शन अभी बताऊंगा आगे, उनके फंक्शन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। ये सबने नोट कर लिया? आ जाओ भाई। तो अपन ने अब तक कितने जंक्शन पढ़ लिए? दो। एक जंक्शन तो आपने कौन सा पढ़ा? इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन के अंदर तो सिंपली आपने क्या जाना? इंटरडिजिटेशन में आपने जाना कि दो सेल मेम्ब्रेन है, वो नेबरिंग सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, इससे इस तरीके से क्या बन गए? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इसी तरीके से ये कोई दूसरी सेल है, इस दूसरी सेल के भी सेल मेम्ब्रेन से क्या बन गए? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और वो इस तरह से एक दूसरे में इंटरडिजिटेट हो गए। यानी ये दो फिंगर लाइक प्रोसेस थे सेल मेम्ब्रेन के, ये इस तरह से इंटरडिजिटेट हो गए, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं और एक दूसरे के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड हो गए। तो कुछ दोनों सेल्स के बीच में सब्सटेंस के आदान प्रदान में भी हेल्प कर देंगे। स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेंगे, सब्सटेंस के एक्सचेंज में भी आदान प्रदान करेंगे। चलो, दूसरा हमने क्या जाना यहाँ पर? ये मैक्यूला एडेरेंस जो स्पॉट फॉर्म में है, दैट इज डेस्मोसोम। दूसरा इसी का एक और टाइप जाना जो बेल्ट फॉर्म में था, सीरीज फॉर्म में, जिसको बोलते हैं जोनुला एडेरेंस, क्योंकि फिर यहाँ पर जोन बन जाता है एक पूरा जिसमें बहुत सारे मल्टीपल डेस्मोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। तीसरा जंक्शन कौन सा है? तीसरा जंक्शन हमारे पास आता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन को हम बोलते हैं जोना ऑक्लूडेंस। ऑक्लूड मतलब कि इसने बंद कर दिया। तो जब दो सेल मेम्ब्रेन जो नेबरिंग सेल मेम्ब्रेन है वो टाइटली एक दूसरे से जंक्शन बना लेंगी कुछ साइट्स पर, तो उस साइट पर वो एरिया ऑक्लूड हो जाएगा। ऑक्लूड मतलब बंद हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको नाम क्या दे दिया? जोना ऑक्लूडेंस। और इसमें सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन जंक्शन को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्लूडिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बोलते हैं? ऑक्लूडिन प्रोटीन। तो देखो, टाइट जंक्शन में आपको दिखा देता हूं, डायग्राम है ये रहा। टाइट जंक्शन का डायग्राम देख लेंगे सभी बच्चे। ये देखो, एक तो ये लेयर दिखा रखी है, ये एक इस सेल की मेम्ब्रेन है। जैसे सपोज ये एक सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन यहाँ बता रखी है। एक सेल तो ये हो गई, और दूसरी सेल ये हो गई, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये नेबरिंग सेल है ना, दोनों की सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो एक सेल मेम्ब्रेन तो ये वाली लेयर हो गई, एक सेल मेम्ब्रेन ये, और दोनों की सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से आपस में कुछ साइट्स पर देखो, ये दिखाई दे रही है यहाँ पर ये बिडिंग सी, ये है ऑक्लूडिन प्रोटीन। और इस ऑक्लूडिन प्रोटीन की वजह से कुछ साइट्स पर दोनों की सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से क्या कर लेती हैं? जुड़ जाती हैं, टाइटली जुड़ जाती हैं। इससे फायदा क्या होगा? कि सेल्स के बीच में नेग्लिजिबल गैप बचेगा, और इस वजह से यहाँ पर सब्सटेंस की जो लीकेज है वो बहुत कम हो जाएगी। यानी टाइट जंक्शन का मेन रोल क्या होता है? दोनों सेल्स के बीच में सब्सटेंस की लीकेज को रोकना। तो कौन से प्रोटीन है जो ये टाइट जंक्शन बना रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन के इन प्रोटीन्स को क्या नाम देते हैं? ऑक्लूडिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन होते हैं? ऑक्लूडिन। नोट कर लेंगे इस बात को सभी। ये तो आपके इमेजिनेशन में आ जाएगा, ये देख के, इस डायग्राम को देख के लगेगा कि दोनों सेल मेम्ब्रेन कुछ साइड पे ऐसे बिल्कुल चिपक गई हैं, टाइटली एक दूसरे से जंक्शन बना रही हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑक्लूडिन प्रोटीन। और मान के चलना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सारे जंक्शंस पढ़ा दूंगा और एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं 10-15 क्वेश्चन आपके सामने इस चैप्टर से आए हुए वो लेके आऊंगा जो पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। अरे ये कौन है बुद्धिमान बच्चा? एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा बुद्धिमान बच्चा आया था बीच में एक। वाई आर यू टीचिंग दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी? कौन है एक बार ये बच्चा, मेरे को मिलने दो।
बेटा अगर तेरे को इतनी ही अकल और समझ है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो वाई आर यू सीकिंग फॉर एनी टीचर? जब तेरे को इतनी समझ है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो बेटा तू पढ़ाना स्टार्ट कर दे ना। कहाँ गया वो? बेटी, कहाँ गया? मेरे को मिल जाए एक बार बच्चा। आदित्य उत्कर्ष। बेटा आप पढ़ाना क्यों नहीं स्टार्ट कर देते? एक काम करो। क्या है कि मेरे को बच्चों का सिलेक्शन करवाना है। मेरे को एनसीईआरटी नहीं पढ़ानी है। एनसीईआरटी मैं कवर कर रहा हूँ पूरी, लेकिन उसके अलावा मैं वो क्वेश्चंस भी कवर कर रहा हूँ जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं। पता है हर साल नीट में 90 में से 15 to 20 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं। पता है ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 साल पहले इन जंक्शंस पर क्वेश्चन आया हुआ एआईपीएमटी में। तो इसलिए आदित्य उत्कर्ष, इतनी सी बात ध्यान रखना। मुझे पता है एग्जाम में क्या आता है, और तुम रहे हो सीख। तो सीखने की टेंडेंसी रखो, सिखाने की मत रखो। समझे बेटा? अभी छोटी सी उम्र है, छोटे छोटे से बच्चे हो, अभी जमीन से उगे हो। अभी सीखो चीजों को। जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है, देखना है। ठीक है? 3 चीजें खराब मत करना जीवन में। पहले ही बताई थी क्या क्या? अपने मम्मी पापा का पैसा, खुद का टाइम और मेरा मूड। मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कहाँ से क्या पढ़ाना होता है और क्या सिलेबस में है और कहाँ से आता है। ठीक है? तो आप प्लीज जो चीज सिखाई जा रही है उसके ऊपर ध्यान रखो, अपना ब्रेन प्रेजेंस रखो और चीजों को सीखते जाओ। मेरी इच्छा यही है कि आप एक दिन डेफिनेटली बढ़िया मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचे, और उसके लिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको सीखते जाएं। समझे बात को? बी पेशेंट, सारी चीजें आएंगी। अभी थोड़े दिनों बाद जो ये पढ़ा रहा हूँ इसी से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लाऊंगा, कि देखो ये अभी रिसेंटली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलो, छोटे छोटे से बच्चे, छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी क्वेरीज होती रहती हैं। आ जाओ। ऑक्लूडिन प्रोटीन याद रख लेंगे। ऑक्लूडिन प्रोटीन कहाँ पर मिलता है? टाइट जंक्शन में। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इंटरलॉकिंग जंक्शनल प्रोटीन। प्रोटीन का नाम आपको बता ही दिया मैंने। और इंटरसेल्यूलर स्पेस के बीच में क्या हो जाएगा? यहाँ पर जगह कम हो जाएगी, तो इससे सब्सटेंस की लीकेज रुक जाएगी। तो टाइट जंक्शन इम्परमिएबल जंक्शन है, प्रिवेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पासिंग थ्रू इंटरसेल्यूलर स्पेस, यानी इसने सब्सटेंस की क्या रोक दी है? लीकेज। तो ये साथ ही साथ देखो स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कर ही रहा है सेल मेम्ब्रेन को इस तरह से बाइंड करके, और ये सब्सटेंस की लीकेज को भी रोक रहा है। चलें आगे। अगली बात आती है नेक्स्ट जंक्शन कौन सा आता है। पहले इसका एग्जाम्पल तो कर लें, एक तो एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो भाई एक एग्जाम्पल याद करो इसका, टाइट जंक्शन का। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, मोस्टली इन कॉलुमनर एपिथेलियम इस तरह के जंक्शंस मिलते हैं, जिसका क्लासिकल एग्जांपल है ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। वैसे ब्लड ब्रेन बैरियर आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा नर्वस सिस्टम में, लेकिन आप जब तक के लिए काम करो, जैसे ये एक कैपिलरी है, ये जा रही है ब्रेन के टिश्यू में। अब कैपिलरी में तो ब्लड आ रहा है ना, ब्लड तो पूरी बॉडी का एक ही है जो पूरी बॉडी में घूम रहा है। तो सपोज ये ब्लड चला गया इस ब्रेन की टिश्यू में रखी हुई कैपिलरी में। अब इस ब्लड के अंदर तो बहुत सारे हो सकते हैं टॉक्सिन्स हो सकता है कोई पैथोजन बॉडी में दूसरी जगह से आ गए हो, जो होते हैं ना इन्फेक्शियस एजेंट्स। कहीं बॉडी में और जगह इन्फेक्शन हुआ हो और वो इन्फेक्शियस एजेंट ब्लड के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाए। अगर ये टॉक्सिन्स और इन्फेक्शियस एजेंट्स इस ब्लड से निकलकर कहाँ चले जाएं? इस कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करके टिश्यूज में चले जाएं, तो ब्रेन के टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, और उसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाएगा। और ब्रेन इसलिए डैमेज नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब आपने सुना होगा आमतौर पे कि मेरे को तो गले का इन्फेक्शन हो गया, किसी को नाक का हो गया, किसी को लिवर का हो गया, किसी को पेट का हो गया, किसी को स्किन का हो गया। कोई आदमी आकर बोलते थे कि मेरे को ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया। क्यों नहीं होता आमतौर पे ब्रेन का इन्फेक्शन? क्या जो ब्लड है उसके थ्रू पैथोजन ब्रेन के टिश्यू तक नहीं जाते होंगे? जाते होंगे, डेफिनेटली जाते होंगे। बोलो। तो जब वहां तक इन्फेक्शियस एजेंट ब्रेन के टिश्यूज तक जाते होंगे, तो ऐसे केस में क्या होता है? बोलो। कौन रोक देता है उनको इन्फेक्शियस एजेंट्स को ब्लड से निकलकर ब्रेन के टिश्यू में जाने से?
ब्लड ब्रेन बैरियर। तो अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे बनता है, देखो, ये जो कैपिलरी की सेल्स होती हैं, ये फ्लैट सेल्स होती हैं, और ब्रेन के टिश्यू के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स पड़ी हुई होती हैं जिन्हें बोलते हैं एस्ट्रोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट सेल्स। ये एस्ट्रोसाइट सेल्स और कैपिलरी सेल्स आपस में क्या बना लेती हैं, टाइट जंक्शंस। और इन टाइट जंक्शन की वजह से क्या होता है, इस कैपिलरी वॉल में चारों तरफ क्या बन जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये एक सेलेक्टिव बैरियर है। इस सेलेक्टिव बैरियर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ब्लड के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है यानी गैसेज हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो सारे तो इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जो थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, वो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के टिश्यू में नहीं जा सकते। तो ये कैसा बैरियर हो गया, सेलेक्टिव बैरियर, जो ब्रेन के टिश्यू को किससे बचा रहा है, इन्फेक्शियस एजेंट और टॉक्सिन से। तो क्लासिकल एग्जांपल है टाइट जंक्शन का, क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसमें ब्रेन की एस्ट्रोसाइट सेल्स कैपिलरी की यानी ब्लड वेसल्स की कौन सी सेल्स, फ्लैट सेल्स के साथ क्या बनाते हैं, टाइट जंक्शंस। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया। अब इसको याद रखना, जब मैं नर्वस सिस्टम में आपको ब्लड ब्रेन बैरियर डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको ये बात बतानी होगी यहां से याद रखते हुए कि सर आपने एनिमल टिश्यू पढ़ाते टाइम एक चीज बताई थी, टाइट जंक्शन, और उस टाइम में आपने एग्जांपल दिया था कि ब्रेन की कैपिलरी के साथ एस्ट्रोसाइट सेल्स टाइट जंक्शन बनाकर क्या बना देती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये बात आप वहां तक याद रख लेंगे। चलें आगे, उस दिन बताओगे मेरे को जब मैंने ये नर्वस सिस्टम में पूछूंगा। तो ये चैप्टर क्या है, सभी चैप्टर का बेस है। अब इसमें चीजें देखो कैसे कैसे आ रही हैं। अब आता है गैप जंक्शन, अगला कौन सा जंक्शन आता है, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन हमने पढ़ लिया, ये टाइट जंक्शन था, ये वाला टाइट जंक्शन है। अब आएगा गैप जंक्शन। देखो, ये एक सेल अलग है और इसी तरह से ये एक सेल है, ये दो अलग अलग सेल्स हो गई। ये उन दोनों की क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और अब ये जंक्शन बना रही है। तो देखो, इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, वही फॉस्फोलिपिड से। और उस फॉस्फोलिपिड से बनी हुई सेल मेम्ब्रेन में ये देखो, ये बीच बीच में क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो गैप जंक्शन के लिए जो प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं कॉनेक्सिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, कॉनेक्सिन प्रोटीन। और ये जो चैनल्स यहाँ पर बन रहे हैं इस कॉनेक्सिन प्रोटीन से, इसको हम बोलते हैं क्या, हेमी चैनल्स। क्या बोलते हैं, हेमी चैनल्स। हेमी चैनल्स क्यों बोलते हैं, देखो, देखो ये पूरा एक चैनल बना है यहाँ पर। अब इस एक चैनल का आधा पार्ट, ये वाला आधा पार्ट इस सेल मेम्ब्रेन के पास है, और आधा ये वाला पार्ट इस सेल मेम्ब्रेन के पास है। इसका मतलब एक सेल मेम्ब्रेन के पास तो इस पूरे चैनल का आधा पार्ट हुआ ना। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेमी चैनल, हेमी मतलब आधा। तो ये कॉनेक्सिन प्रोटीन से बने हुए चैनल्स हैं। आधा चैनल इस सेल मेम्ब्रेन के पास है, आधा इसके पास है। जब दोनों सेल मेम्ब्रेन आपस में यहां से जुड़ी हुई होंगी, तो दोनों आधे आधे चैनल मिलकर पूरा चैनल बना देंगे, और इसी को बोलते हैं गैप जंक्शन। अब इन चैनल से खास बात क्या होगी कि जैसे स्पेशली आयंस, आधा ये वाला पार्ट इस सेल मेम्ब्रेन के पास है। इसका मतलब एक सेल मेम्ब्रेन के पास तो इस पूरे चैनल का आधा पार्ट हुआ ना। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेमी चैनल, हेमी मतलब आधा। तो ये कॉनेक्सिन प्रोटीन से बने हुए चैनल्स हैं। आधा चैनल इस सेल मेम्ब्रेन के पास है, आधा इसके पास है। जब दोनों सेल मेम्ब्रेन आपस में यहां से जुड़ी हुई होंगी, तो दोनों आधे आधे चैनल मिलकर पूरा चैनल बना देंगे, और इसी को बोलते हैं गैप जंक्शन। अब इन चैनल से खास बात क्या होगी कि जैसे स्पेशली आयंस होते हैं ना, आयंस, जैसे इस सेल के अंदर कोई आयंस है, तो वो इस चैनल के थ्रू रैपिडली इस दूसरी सेल में पहुंच सकते हैं। तो ये जो गैप जंक्शन है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में रोल नहीं रखता है। ये कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करा रहा है, रिजिडिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है उन सेल मेम्ब्रेन के अटैचमेंट को। इसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन, सब्सटेंस का एक्सचेंज। दोनों सेल्स के बीच में आयंस इजीली क्या कर जाएंगे, ट्रांसपोर्ट। बात समझ में आई। तो चलो, ये कौन से जंक्शन है, गैप जंक्शन। और क्लासिकली ये जो गैप जंक्शन है आपको देखने को मिलते हैं हार्ट की कार्डियक मसल्स में। हार्ट की कौन सी मसल, कार्डियक मसल। तो जब मैं आपको कार्डियक मसल पढ़ाऊंगा तो ये याद रखें। अच्छा, मैंने कार्डियक मसल में कितने तरह के आपको जंक्शंस बता दिए, दो एग्जांपल हो चुके हैं कार्डियक मसल के अंदर। कौन कौन से लिखेंगे बच्चे नीचे, मैं एनेबल कर रहा हूँ चैट को। कार्डियक मसल के अंदर कौन कौन से दो एग्जांपल मैंने आपको याद करा दिए हैं, लिख दो।
एक तो ये गैप जंक्शन आपके सामने है ही। इससे पहले और कौन सा जंक्शन मैंने कार्डियक मसल में आपको बताया था? इंटरडिजिटेशन, बिल्कुल सही जवाब आ गया बच्चों का। टाइट जंक्शन नहीं बेटा, टाइट जंक्शन नहीं, इंटरडिजिटेशन। और दूसरा क्या आ गया यहाँ पर? गैप जंक्शन, बिल्कुल सही जवाब। चलो, तो अब ये वाली एक स्लाइड फिर से देख लो, इसमें एग्जांपल आ जाएंगे। चार तरह के इंटरसेल्यूलर जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में। सबसे पहले इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन का एग्जांपल हो गया ट्रांजिशनल एपिथेलियम और कार्डियक मसल फाइबर। और साथ ही साथ कार्डियक मसल फाइबर में आपको गैप जंक्शंस भी देखने को मिलेंगे। तो कार्डियक मसल्स के अंदर कितने तरह के जंक्शन हो गए? दो तरह के, गैप जंक्शन और इंटरडिजिटेशन। डेस्मोसोम, डेस्मोसोम जो है उसका क्लासिकल एग्जांपल होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो जब मैं अभी आपको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पढ़ाऊंगा ना, स्किन के अंदर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, उसमें मैं आपको डेस्मोसोम्स याद दिलाऊंगा, ठीक है। और टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन मोस्टली बॉडी के कॉलमनर एपिथेलियम में होते हैं। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद रखना है वो है ब्लड ब्रेन बैरियर, जो नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे, जिसमें ब्लड की जो कैपिलरी ब्रेन की टिश्यू में ट्रेवल कर रही हैं, उनकी वॉल से ब्रेन की कौन सी सेल्स, एस्ट्रोसाइट सेल्स, क्या बना लेती है? टाइट जंक्शन, जो उस ब्लड में आने वाले पैथोजन और टॉक्सिन्स को ब्लड से निकलकर ब्रेन के टिश्यू में जाने से रोकते हैं। तो चार तरह के जंक्शन सबको याद? अब आ जाओ, जंक्शन की स्ट्रक्चर हो गई। अब इनको एक बार रीड कर लो कि भाई इनकी लैंग्वेज क्या कह रही है। पढ़ तो लिया ही हमने, समझ तो लिया ही, अब इनको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन के लिए क्या कह रहे हैं? फिंगर लाइक प्रोसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। दीज स्ट्रक्चर आर मेनली फाउंड इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बात समझ में आई? कहाँ पे मिलेगी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और एक एग्जांपल मैंने आपको क्या बता दिया साथ ही साथ? कार्डियक मसल्स। तो ठीक होगी ये बात। दोनों एडजेसेंट सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर क्या होंगे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, जो एक दूसरे के साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे? एम्बेडेड। ठीक है। फिर आते हैं अडेरिंग जंक्शन यानी डेस्मोसोम्स। दिस टाइप ऑफ, इसका मतलब क्या? मैक्युलर अडेरेंस, ये तो हो गया स्पॉट डेस्मोसोम। अगर जोनुलर अडेरेंस लिख दूंगा तो बेल्ट डेस्मोसोम्स, ठीक है। तो क्या लिखा है? दिस टाइप ऑफ जंक्शन कंसिस्ट ऑफ डिस्क लाइक प्रोटीन प्लेट विद इंटरमीडिएटेड फाइबर्स नोन एज टोनोफाइब्रिल्स। अब ये टोनोफाइब्रिल किसको कह रहे हैं? वो जो मैंने केरेटिन फिलामेंट्स बताए थे, याद करो। अब देखो, यहाँ पर आओ इस डायग्राम के अंदर। यहाँ पर मैंने बताया था कि ये तो सेल मेम्ब्रेन पे क्या है? एक स्पॉट लाइक प्रोटीनेशियस प्लाक। और अंदर की तरफ देखो ये क्या निकल रहे हैं? ये किरेटिन फिलामेंट्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पर इन किरेटिन फिलामेंट्स को ही क्या लिख दिया इन्होंने? टोनोफाइब्रिल। क्या लिख दिया? टोनोफाइब्रिल। तो ये क्या बनाते हैं? साइटोस्केलेटन। अंदर की तरफ क्या बना रहे हैं? ढांचा। तो टोनोफाइब्रिल्स मतलब समझ गए डेस्मोसोम में। वापस आ जाओ इधर। इस बार इस पॉइंट को यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है नोट्स में। चलो, अब ये कह रहे हैं दीज फिलामेंट्स आर डीपली सिचुएटेड इन द साइटोप्लाज्म। तो जो केरेटिन फिलामेंट्स है वो कहां पर सिचुएटेड थे? अंदर, साइटोप्लाज्म में। फिर दीज स्ट्रक्चर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कैप नेबरिंग सेल, जिसका एग्जांपल है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्किन के अंदर इस तरह की स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है जहां पर ये जंक्शन होते हैं। तो इतनी सी बात समझो कि यहाँ पर ये अंदर की तरफ तो टोनोफाइब्रिल हो गए, केरेटिन फिलामेंट हो गए, और बाहर की तरफ जो प्रोटीन है उसका नाम वहां नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप नोट कर लेंगे, ये कैडेरिन प्रोटीन है, जो आपस में सीमेंटिंग करते हैं, एक दूसरे से जंक्शन बनाते हैं और इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अरे आदित्य को क्या तकलीफ हो रही है? चलो बेटा, तुम तो अपनी पढ़ाई करते रहो, चलते रहो। आ जाओ। अभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है बेटा। कुछ लोग जो होते हैं वो बचपन से ज्यादा समझदार हो जाते हैं। क्या होता है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पर कोई नहीं, जस्ट इग्नोर। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो सभी बच्चे। आ जाओ भाई।
डेस्मोसोम के बारे में जान लिया कि डेस्मोसोम क्या है, डायग्राम से समझा दिया और कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आते हैं टाइट जंक्शन। अब जरा बताना, टाइप कर दो बच्चों जल्दी से कि टाइट जंक्शन जो है, बेटा मैंने ये पीडीएफ आपको भेज दिया है टेलीग्राम चैनल पे, उससे भी आप पढ़ लेना इसको। टाइट जंक्शन के लिए मैंने कौन सा प्रोटीन बताया था, इसको तो पढ़ ही लेना, जो मैंने अभी सिखाया याद होगा। टाइट जंक्शन के लिए कौन सा प्रोटीन, जल्दी से नाम टाइप कर दो नीचे। नो नो, कॉनेक्सिन तो गैप जंक्शन में था। टाइट जंक्शन, यस, ऑक्लूडिन प्रोटीन। टाइट का मतलब ही ऑक्लूड करना है, तो नाम से क्लियर हो रहा है, ऑक्लूडिन प्रोटीन। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ लो। यहाँ पर टाइट जंक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, एट सम प्लेसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स बिकम फ्यूज टू फॉर्म टाइट जंक्शन टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। यानी ये सब्सटेंस की लीकिंग को रोकेगा। दीज स्ट्रक्चर्स आर मोस्टली फाउंड इन कॉलमनर एपिथेलियम। तो मोस्ट ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियम में इस तरह के जंक्शन होते हैं। लेकिन मैंने आपको इसका एक क्लासिकल एग्जांपल बताया, क्या बताया, लिख दो शॉर्ट फॉर्म में। कौन सा एग्जांपल, बिल्कुल सही बात, अंश का जवाब, अमन राज, अनुराग ओझा सब बढ़िया जवाब दे रहे हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। फिर आते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन के लिए कह रहे हैं कि फैसिलिटेट द सेल। मैंने बोला था गैप जंक्शन के अंदर क्या बन जाते हैं, कॉनेक्सिन प्रोटीन से बने हुए चैनल्स, और उन चैनल के थ्रू दोनों सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में कम्युनिकेट करता है। इससे रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हेल्प मिलती है, कि दोनों सेल्स के बीच में अगर कोई ऐसी फिजियोलॉजी चल रही है कि उन दोनों सेल्स के बीच में रैपिडली आयंस को और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट होना है, तो फटाफट उन चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ऐसी चीजों में काम आता है गैप जंक्शन। तो इसका डायग्राम मैं आपको दिखा भी चुका हूं, गैप जंक्शन फिर से देख लें एक बार। गैप जंक्शन का डायग्राम ये रहा, कि ये सेल मेम्ब्रेन थी, उसके ऊपर ये कॉनेक्सिन प्रोटीन से बने हुए चैनल थे, और ये चैनल जो है एक सेल पे आधा पार्ट है, इसलिए इसको हेमी चैनल बोलते हैं, ठीक है। और इससे सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, तो ये चैनल। तो अब बताओ, गैप जंक्शन जो है क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, नो। गैप जंक्शन जो है वो रोल प्ले कर रहा है सब्सटेंस के एक्सचेंज में। बात समझ में आई? चलें आगे। तो चारों तरह के जंक्शन, ये कौन सा जंक्शन हो गया, गैप जंक्शन, जो कॉनेक्सिन प्रोटीन से बने हुए चैनल्स हैं, जो कि क्या कर रहा है, सब्सटेंस के एक्सचेंज में हेल्प। ये है टाइट जंक्शन, जिसमें सेल मेम्ब्रेन टाइटली एक दूसरे से जुड़ जाती है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्लूडिन प्रोटीन, जो कि सब्सटेंस की लीकेज को रोकता है। ये मैंने आपको समझा ही दिया था बेसमेंट मेम्ब्रेन जब पढ़ाई थी। उसके अलावा ये मैंने आपको समझा दिया डेस्मोसोम्स, ये प्रोटीन का प्लाक है, अंदर की तरफ क्रिएटिन से बने हुए फिलामेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं टोनोफाइब्रिल, और बाहर की तरफ कैडेरिन प्रोटीन सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है, एक दूसरे से जोड़ देता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और इस तरह के जंक्शन हमारी स्किन की स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में मिलते हैं। और ये था इंटरडिजिटेशन, दोनों सेल्स के फिंगर लाइक प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड हो जाते हैं, जो आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम में और कार्डियक मसल्स में देखने को मिलते हैं। तो कार्डियक मसल्स में कितने तरह के जंक्शन देखने को मिले आपको, मेनली इंटरडिजिटेशन और साथ ही साथ गैप जंक्शंस। बात समझ में आई? चलो, अरे ये चल क्या रहा है, मैंने पहले ही आपको समझाया था। एक बार बच्चों टाइप करना बंद करो। एक बार रुक जाओ, टाइप अभी मत करो। चलो, इतनी बात क्लियर। तो आपको मैंने डायग्राम से भी समझा दिए सारे जंक्शन, आपको मैंने रीड भी करा दिए, और अब चाहो तो ये आपके पास फ्लो चार्ट भी है, इसको भी डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको ये बिल्कुल इस तरीके से चारों ऐसे नाम याद करने को मिल जाए। इंटरडिजिटेशन, डेस्मोसोम्स यानी मैक्यूलर एडेरेंस, टाइट जंक्शन यानी जोनो ऑक्लूडेंस, और गैप जंक्शन यानी एपिथेलियल टिश्यू। अब मैं आपको यहाँ से एक बार ये भी बता देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। चलो, आपको दिखा देता हूँ एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। बेटा इस वाली जो मैंने अभी ये पीडीएफ डाली है, इसको अपलोड मत करना अपने पास, क्योंकि इसमें अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन है। तो देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट यूजी 2019 ओडिशा, लास्ट ईयर जो नीट ओडिशा हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको देखो, आंसर करेंगे इसका सभी बच्चे।
ये इसी पर बेस्ड है। देखो भाई, टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन के बारे में पूछा है। तो टाइट जंक्शन बताओ, इन चारों में से बताओ किसके साथ मैच हो रही है। सीमेंटिंग नेबरिंग सेल टुगेदर टू फॉर्म शीट, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर, एस्टेब्लिश टू बैरियर प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस। याद आ गया टाइट जंक्शन का काम क्या था? ऑक्लूडेंस। जोना ऑक्लूडेंस बोल रहे थे इस जंक्शन को, क्योंकि ऑक्लूडिन प्रोटीन से बना हुआ जंक्शन था जो क्या कर रहा था? लीकेज को प्रिवेंट कर रहा था टिश्यू के बीच में सब्सटेंस की। हो गया। चलो, एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन क्या बताए थे मैंने? डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम का काम क्या होता है? मैंने बताया था कि स्किन की जो सेल्स होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, उनको क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, जिससे स्किन की सेल्स हमारी यूनिफॉर्म लेयर की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं। तो बताओ एडेरिंग जंक्शन का कौन सा बन गया? फर्स्ट वाला, कि सीमेंटिंग नेबरिंग सेल टुगेदर टू फॉर्म शीट। बहुत बढ़िया। फिर इसी तरह से गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन जो है, उसका काम क्या होता है? मैंने बताया था उसके अंदर हेमी चैनल्स हैं। हेमी चैनल्स बोले तो कॉनेक्सिन प्रोटीन से बने हुए चैनल्स, जो दोनों सेल्स के बीच में सब्सटेंस को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट। रैपिडली एक दूसरी सेल से अगर सब्सटेंस को जाना हो तो गैप जंक्शन से जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है गैप जंक्शन के लिए, कि साइटोप्लाज्मिक चैनल्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। आ गया। फिर आते हैं सिनेप्टिक जंक्शन। सिनेप्टिक जंक्शन होते हैं दो न्यूरॉन्स के बीच में। एक न्यूरॉन क्या रिलीज करती है? न्यूरोट्रांसमीटर, जो अगली न्यूरॉन पे बाइंड होकर उसको मैसेज देता है। तो देखो सिनेप्टिक जंक्शन के लिए क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर सेल्स। यानी एक न्यूरॉन से केमिकल रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर, जो दूसरी सेल को क्या देगा? मैसेज। तो इसको हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। सिनेप्टिक जंक्शन जो है वो कहां पर पढ़ेंगे? सिनेप्स किन के बीच में मिलते हैं? दो न्यूरॉन्स के बीच में। ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो। अरे बेटा, थोड़ा सा होल्ड करो, चैट को होल्ड करो और थोड़े से सिंसियर हो जाओ। भले ही आपको नीट 2022 में देनी है, लेकिन अगर ऐसे ही करते रहोगे तो 2022 भी ऐसे ही आ जाएगा। चलें। तो ध्यान से सुनना। आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये जो जंक्शंस हैं, इन जंक्शंस के केवल नाम नाम दिए हुए हैं, इनकी ज्यादा डिटेलिंग नहीं दी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग तभी बनती है स्पेसिफिकली जब आप इनको थोड़ा सा डिटेल में जानो। बात समझ में आई? और इन जंक्शंस पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया यहाँ पे क्वेश्चन का, कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया। बाकी बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जंक्शंस पे। तो आप केवल एनसीईआरटी के अंदर जंक्शंस के नाम दिए हुए हैं, उन जंक्शंस के नाम को याद नहीं करेंगे, उनके बारे में थोड़ी डिटेल्स भी जानेंगे और उनका महत्व भी जानेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस भी जानेंगे। ठीक है। आदित्य उत्कर्ष, आदित्य उत्कर्ष, मैं अब आपको ब्लॉक कर रहा हूँ। ठीक है। आपको थोड़ा सा कुछ अलग पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आप थोड़े ज्यादा समझदार हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ज्यादा समझदार हो, लेकिन उस समझदारी से क्या हो रहा है ना, मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना सिंसियरली, वो अफेक्ट हो रहे हैं। अब अगर आदित्य उत्कर्ष आपने एक बार भी मैसेज किया, आपको ब्लॉक कर दूंगा, रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा समझदारी है, आपको पता है क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप पढ़ाएं फिर लोगों को। ठीक है। और अब अगर आपने यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट करी तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है आदित्य उत्कर्ष। ठीक है। चलो, अब बात ये आ रही है कि यहाँ पर हमने देख लिया किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आ जाओ आप वापस अपने टॉपिक पे जहां हम चल रहे थे। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर और क्या क्या मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। चलो भाई, एक तो हमने देख लिए जंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड। अब हम देखेंगे क्या? और मॉडिफिकेशंस। तो देखो अब अगली टेबल ध्यान से देखना, इसमें हम कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्री एंड मॉडिफाइड इन थ्री फंक्शनल स्ट्रक्चर। यानी जो एपिथेलियल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्री एंड्स हैं, वो तीन तरह के मॉडिफिकेशन शो कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको एक डायग्राम से समझा देता हूं, फिर हम इसको रीड कर लेंगे। ठीक है। देखो भाई, अगर किसी भी एपिथेलियल सेल, जैसे ये एपिथेलियल सेल है, देखो इधर तो ये किस पर टिकी हुई है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर।
इधर तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये वाला एंड जो है ये फ्री एंड हुआ ना इसका। अगर इस फ्री एंड के ऊपर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस या प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस या बोल दो सेल मेम्ब्रेन से बने हुए ऐसे छोटे छोटे से प्रोसेसेस हैं, तो इनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। साइज में बहुत छोटे होते हैं, इमोटाइल होते हैं। और इन छोटे छोटे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस या बोल दो सेल मेम्ब्रेन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। इन माइक्रोविलाई का काम कुछ भी नहीं है। जब आप इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखोगे तो ये आपको माइक्रोविलाई ऐसे नजर आएंगे। सोचो ये इस तरह के माइक्रोविलाई हैं, ये सेल है नीचे, तो इस माइक्रोविलाई से फायदा क्या हुआ कि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो खासकर वो एरियाज जहां पर किसी चीज को एब्जॉर्ब करना होता है, उन सरफेसेस पर इस तरह के माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के माइक्रोविलाई कहां प्रेजेंट होंगे? क्योंकि एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, तो ये कहां पर मिलेंगे? बोलो। आदित्य उत्कर्ष, मैंने आपको मना कर दिया कोई भी कमेंट करने के लिए, फिर भी आप कमेंट करे जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है ये बताओ। चलो, अब आप हैप्पी रहो। आपको ब्लॉक कर दिया आदित्य उत्कर्ष। अब आप आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं घर पर। ठीक है, चले भाई। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि यहां पर ये जो माइक्रोविलाई हैं, ये माइक्रोविलाई इस एपिथेलियल सरफेस का क्या कर रहे हैं? सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। तो सरफेस एरिया ज्यादा कहाँ चाहिए होता है बताओ जरा बच्चों? सरफेस एरिया वहां चाहिए होता है जहां पर किसी चीज को एब्जॉर्ब करना हो। आई बात समझ में? तो एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को ये बढ़ाते हैं। तो अभी आएगा कि ऐसी कौन कौन सी ऐसी सरफेसेस हमारी बॉडी में इंटरनली हैं जहां पर किसी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करना होता है। तो उसके अंदर जैसे बिल्कुल सही एक बच्चे ने जवाब दिया, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। इसके अलावा जैसे होती है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। इसके अलावा गॉल ब्लैडर। तो वहां पर आपको इस तरह की माइक्रोविलाई मिलेंगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जहां पर करना होता है। बिल्कुल सही बात, अंकिता सिंह का जवाब क्या आया? दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, नेफ्रॉन की पीसीटी, जहां पर किसी सब्सटेंस को क्या करना है? एब्जॉर्ब। चलो, दूसरा मॉडिफिकेशन क्या होता है? जैसे सपोज ये कोई सेल है, तो ये तो बेस हो गया इसका, यहां पर तो ये किस पर टिकी हुई है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। और सपोज इस सेल के फ्री एंड पर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई, जिसे बोलते हैं सीलिया। और सीलिया अराइज होता है सेंट्रियोल से। आपको पता होना चाहिए कि हमारी सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम होता है, और ईच सेंट्रोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू सेंट्रियोल्स विच आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उनमें से कोई एक सेंट्रियोल जो है वो बेसल बॉडी की तरह एक्ट करता है। ये सेंट्रियोल किसकी तरह एक्ट करेगा? बेसल बॉडी की तरह, या इसी को बोलते हैं बेसल ग्रेन्यूल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी सेल पर जो सीलिया लगा हुआ है, वो सीलिया किससे अराइज हुआ है, तो आप बोलेंगे बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल। और ये बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल बेसिकली है क्या? इट इज सेंट्रियोल। क्या है? सेंट्रियोल। तो ये सेंट्रियोल बेसल बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है, और इसी सेंट्रियोल से ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज होते हैं। और उन्हीं ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो बंडल है, वो इस तरह से लॉन्ग सीलिया की फॉर्म में अरेंज हो जाता है। तो इस सीलिया के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए फिलामेंट्स, फाइबर्स, इस तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स जिन्हें बोलते हैं। और वो मिलकर एक बंडल बना लेते हैं, और उसी बंडल को क्या बोलते हैं? यहाँ पर लॉन्ग बंडल, सीलिया। और याद रखना ये सीलिया दो तरह के होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंटली अगर ये मूवेबल सीलिया यानी ये इस तरह से मूवमेंट कर सकता है, तो इसको बोलते हैं काइनोसीलिया। क्या बोलते हैं? काइनोसीलिया। काइनो का मतलब ही क्या है? काइनेटिक। और अगर मान लो ये कोई सेल है, यही बेस है, और इसके ऊपर एक तरह से सीलिया निकला हुआ है ये, लेकिन अगर इस सीलिया के अंदर मोटिलिटी की कैपेबिलिटी नहीं है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता खुद से, तो इसको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। क्या बोलते हैं? स्टीरियोसीलिया। तो सीधी सी बात, हमें किसी भी एपिथेलियल सेल की सरफेस पर या तो कोई मॉडिफिकेशन दिखाई नहीं देगा, और अगर मॉडिफिकेशन दिखाएंगे देंगे तो तीन तरह के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे स्मॉलर प्रोसेस जो है, जो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, इनको तो कहते हैं माइक्रोवेलाई। अगर कोई लॉन्ग सेल्यूलर प्रोसेस यहां से निकला हुआ है,
जो सेंट्रियोल से अराइज हुआ है, जिसमें मोटिलिटी है, जिसमें मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी है, तो उसको बोलते हैं काइनोसीलिया। और अगर मान लो इस तरह का कोई लॉन्ग प्रोसेस यहां से अराइज हुआ हुआ है सेंट्रियोल से, लेकिन उसमें मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। तो एक बात बताओ, स्ट्रक्चरली तो इन तीनों में से कौन सी दो स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो ज्यादा सिमिलर हैं? काइनोसीलिया और स्टीरियोसीलिया स्ट्रक्चरली। लेकिन अगर मैं बोलूं फंक्शनली ज्यादा सिमिलर कौन है, तो फंक्शनली ज्यादा सिमिलर है स्टीरियोसीलिया और माइक्रोविलाई। क्यों? क्योंकि माइक्रोविलाई का काम भी क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ाना। स्टीरियोसीलिया का काम भी क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ाना, क्योंकि स्टीरियोसीलिया मूवमेंट तो करेगा नहीं, तो फिर ये इस तरह से क्या करेगा? यहाँ पे सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। तो फंक्शनली ज्यादा सिमिलर कौन है यहाँ पर? स्टीरियोसीलिया और माइक्रोविलाई। और स्ट्रक्चरली ज्यादा सिमिलर कौन है? काइनोसीलिया और स्टीरियोसीलिया। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब अगली कहानी पे चलते हैं। पोल करा दो एक बार, किस चीज का पोल कराए? है पोल करोगे? क्वेश्चन का पोल होता है, पोल कराएंगे। अगली क्लास में क्वेश्चंस लेके आऊंगा ना आपके लिए। थोड़ा सा अभी टॉपिक कवर हो जाने दो बेटा, सिलेबस थोड़ा कवर हो जाए, इतना तो कवर हो जाए कि हम क्वेश्चंस ला सकें। क्वेश्चंस कवर करने लायक सिलेबस कवर हो जाए, अगली क्लास में आपसे 5-10 क्वेश्चन करवा के देखेंगे। देखते हैं आप कितना चीजों को कैच करके समझ कर आगे बढ़ रहे हो, और घर पे क्लास के बाद कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है बेटा? डाउट आएगा तीसरी क्लास के बाद, डाउट क्लियरिंग सेशन में। कल कुछ क्वेश्चंस करा के देखेंगे आपसे। चलो, काइनोसीलिया स्टीरियोसीलिया ये आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। अब एक बार रीड कर लो इसको, एक बार इससे रीड करा देते हैं आपको। ये देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्री एंड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें एक तो मैंने क्या लिखा है? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो है एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ाता है, नॉन मोटाइल है। कहाँ कहाँ मिल रहा है? इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में। नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, किसका पार्ट है? किडनी के नेफ्रॉन का, वहां पर आपको इस तरह के विलाई मिलेंगे, माइक्रो विलाई। फिर आते हैं सीलिया या काइनोसीलिया। देखो एक बात समझना, वैसे तो स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलिया दोनों ही सीलिया हैं, लेकिन अगर सपोज एग्जाम में केवल सीलिया लिखा हुआ आ जाए, केवल सीलिया, और आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये काइनो पूछना चाह रहा है या स्टीरियो, तो फिर आप प्रायोरिटी किसको देंगे? सीलिया वर्ड अगर अकेला आ गया तो फिर आप उसको काइनोसीलिया ही समझेंगे। एग्जैक्टली exactly. स्टीरियोसीलिया के लिए हमेशा स्पेशली लिखा हुआ आएगा स्टीरियोसीलिया। क्लियर बच्चों? स्टीरियोसीलिया के लिए लिखा हुआ आएगा कि ये स्टीरियोसीलिया पूछ रहा है, या फिर वो लिखेगा नॉन मोटाइल सीलिया, कुछ ना कुछ वो मेंशन करेगा। और अगर अकेला सीलिया वर्ड उसने लिख दिया, कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है, तो आप उसको नेचुरली काइनोसीलिया मानकर आंसर करेंगे। तो काइनोसीलिया कैसे होते हैं? नाम से क्लियर हो रहा है, काइनेटिक यानी मोटाइल है। तो ये कहाँ मिलेंगे? फैलोपियन ट्यूब में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और एपेंडाइमल एपिथेलियम। जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन अंदर से हॉलो होता है, और वो ब्रेन जो अंदर से हॉलो होता है, उसके अंदर कैविटीज जो होती हैं वो भी किसी ना किसी एपिथेलियम से लाइंड होंगी। तो ब्रेन के ही उन हॉलो कैविटीज की एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? एपेंडाइमल एपिथेलियम। तो वहां पर आपको क्या मिलेंगे? सीलिया। फिर आते हैं स्टीरियोसीलिया, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है? तो एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस, जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर आता है एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहां पर आपको ये एग्जांपल देखने को मिलेंगे। चलो, अब इसको एक बार रीड कर लो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये टेबल बनाई हुई है, बढ़िया टेबल बनाई हुई है भाई, देख लो इसको भी। देखो, माइक्रोविलाई के लिए क्या क्या लिखा हुआ है। जिस बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा तो वो मेरी बात पे ध्यान दें, मैं इसी टेबल में से पढ़ के बोल रहा हूँ। फिर आपके पास ये पीडीएफ में टेबल आई चुकी है, आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है? आप अभी मेरी बात सुने, अगर आपको ये क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि छोटी स्क्रीन पे क्लियर दिखाई नहीं देगी। तो देखो, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई जो होते हैं वो माइन्यूट प्रोसेस हैं, छोटे छोटे प्रोसेस हैं। दूसरी बात लिखिए, माइक्रोविलाई नॉन मोटाइल है, साथ ही साथ नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है। फंक्शन इसका होता है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। उसमें भी मेनली ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। किसका? एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अगर आपको दोनों में से एक चीज याद रखनी है तो आप एब्जॉर्प्शन याद रखें, कि एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ाता है। और ये कहाँ कहाँ मिलती है? वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पीसीटी और नेफ्रॉन्स। आई बात समझ? पीसीटी, देखो पीसीटी नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स। चलें, फिर आ जाओ सीलिया और काइनोसीलिया। लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस, सेम डायमीटर फ्रॉम बेस टू एपेक्स। ये बात याद रखना,
जो काइनोसीलिया होते हैं, काइनोसीलिया का जो डायमीटर होता है वो बेस से लेके अपेक्स तक इस तरीके से बिल्कुल सेम होता है। जैसे ये सेल है, इस सेल के ऊपर ये क्या है, ये है काइनोसीलिया, तो इसका डायमीटर थ्रू आउट द लेंथ सेम होता है। जबकि स्टीरियोसीलिया जो होते हैं वो कॉनिकल शेप के होते हैं। स्टीरियोसीलिया क्या होता है, कॉनिकल शेप, यानी बेस पे से वाइड होते हैं, एपेक्स की तरफ से नैरो होते हैं। जबकि काइनोसीलिया का डायमीटर थ्रू आउट द लेंथ कैसा रहता है, सेम। बिल्कुल सही बात बेटा, पीसीटी नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये पीसीटी और नेफ्रॉन, तो ये और नहीं है, ये पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन है। किसकी नेफ्रॉन भाई, किसका पार्ट है पीसीटी, नेफ्रॉन का, तो इसको क्या लिखेंगे, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। चलो अब अगली बात सुनो यहां से। काइनोसीलिया की बात करी कि ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस है, सेम डायमीटर फ्रॉम बेस टू अपेक्स, मोटाइल है, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टाइल है। और फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इट मूव्स पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, मूवमेंट इज इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन। यानी देखो हमारी ट्रेकिया के अंदर सीलिया है, वो काम क्या कर रहे हैं कि सपोज जब हम इनहेल कर रहे हैं कोई भी एयर, तो उसमें कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह आ गया, तो वो जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस सिक्रीशन है, वो उस डस्ट पार्टिकल को क्या कर लेंगे, ट्रैप, उससे चिपक जाएगा। और फिर उस एपिथेलियम के जो सीलिया है वो यूनिफॉर्म मोशन करते रहते हैं बाहर की तरफ, और उन डस्ट पार्टिकल को वापस बाहर फेंक देंगे। इसका मतलब वो उन डस्ट पार्टिकल को अंदर लंग्स में जाने से रोकेंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन कैपेबिलिटी रखता है। देखो मोटिलिटी कब आएगी, किसी भी चीज में मोटिलिटी कब आएगी, जब उसमें थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर हो। तो ये जो मोटाइल और कॉन्ट्रैक्टाइल वर्ड है ना, ये रिलेटेड टर्म है बेटा। वो कॉन्ट्रैक्टाइल है इसलिए मोटाइल है। बात समझ में आई। वो मूवमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है। चलो अगली बात सुनो। एग्जाम्पल क्या बताया हुआ है सीलिया और काइनोसीलिया का, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस। फिर इसके अलावा एपेंडाइमल एपिथेलियम, एपेंडाइमल एपिथेलियम के लिए मैंने बताया आपको कि हमारे ब्रेन के अंदर होलो कैविटीज हैं, दैट इज लाइंड बाय एपिथेलियम, एंड दैट लाइन इज एपेंडाइमल एपिथेलियम व्हिच इज मेड अप ऑफ सीलिएटेड सेल्स। तो वहां पे कैसी सेल्स मिलेंगी आपको, सीलिएटेड, यानी उनपे कैसे सीलिया होंगे, काइनोसीलिया। पीसीटी क्या होता है बेटा, किडनी पढ़ाएंगे जब बताएंगे, अभी तो इतना याद रख लो कि हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो यूरिन फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं। फंक्शन क्या होता है उनका, यूरिन फॉर्मेशन का। तो हमारी नेफ्रॉन के पीसीटी पार्ट होते हैं। तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, और नेफ्रॉन का पार्ट क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब इसको डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे अपन, जब हम किडनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको डिटेल में हम किडनी के स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और उसके पीसीटी को समझाएंगे कि उनका क्या काम है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वहां पर यूरिन फॉर्मेशन होता है। जब तक के लिए बस अभी थोड़ा थोड़ा नाम याद रख लो। मैंने बोला ना, ये चैप्टर जो है ये सभी चैप्टर से रिलेटेड है। हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर जो है वो टिश्यूज से बनी हुई है। तो अब इसमें किडनी का भी एग्जाम्पल आ जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन का भी एग्जाम्पल आ जाएगा, ब्रेन का भी आ जाएगा, सब जगह के एग्जाम्पल आ जाएंगे। अब उन एग्जाम्पल्स को फिर डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, जब वो चैप्टर्स आएंगे। जब हम आपको किडनी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे उसकी डिटेल पढ़ाएंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे उसकी डिटेल पढ़ाएंगे। जब तक के लिए आप इन एग्जाम्पल्स को याद रखना बस। फिर मैं जिस दिन वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो रिलेट करा दूंगा कि देखो हम पढ़ के आए थे एनिमल टिश्यू के अंदर क्या, कि पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन के अंदर कैसी एपिथेलियम होती है, माइक्रोवेलाई वाली, यानी उन एपिथेलियल सेल्स पर क्या निकले हुए होते हैं, माइक्रोवेलाई। बस इतना सा बता देंगे। स्टीरियोसीलिया के बारे में जानो चलो। स्टीरियोसीलिया के लिए लिख रहे हैं कॉनिकल शेप, क्या लिख रहे हैं, कॉनिकल शेप। चले बेटा, मैं एक बार चैट को डिसेबल कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, पहले इसको सुन लो समझ लो, फिर बात करेंगे। स्टीरियोसीलिया कैसा है, कॉनिकल शेप, यानी इसका नीचे से तो बेस क्या है, देखो ब्रॉडर है, ऊपर से कैसा है, नैरोअर। देखो साथ ही साथ ये नॉन मोटाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, इनमें कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नॉन मोटाइल है। फंक्शन इंक्रीज सरफेस एरिया, और मिलता का एपिडाइमिस और वास्ट डेफरेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब एपिडाइमिस और वास्ट डेफरेंस आपको कहां पढ़ाएंगे हम, जब आपको ट्वेल्थ क्लास के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए इसका एग्जाम्पल याद करके छोड़ दो। अभी एपिडाइमिस और वास्ट डेफरेंस क्या होते हैं इसके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो अलग चैप्टर में पूरी डिटेल में आएगा। तो ओवरऑल आप मुझे बस इतनी सी बात बता दो, माइक्रोविलाई किसके साथ फंक्शनल सिमिलरिटी शो कर रहा है, यानी इन तीनों में से ऐसी कौन सी दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप कह सकते हो वो फंक्शनली सिमिलर हो रही हैं, माइक्रोविलाई और
स्टीरियोसीलिया, क्योंकि दोनों नॉन मोटाइल नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल हैं, और दोनों का काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। इधर भी सरफेस एरिया को बढ़ाना, ये भी सरफेस एरिया को बढ़ाना। और अगर मैं स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी की बात करूं, कंपोनेंट जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बेसिस पे अगर बात करूं, तो सीलिया काइनोसीलिया जो होते हैं ना, ये किसके सिमिलर है, स्टीरियोसीलिया के। आई बात समझ में? बस फर्क ये है कि ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, बाकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इनके सिमिलर है। जबकि स्टीरियोसीलिया फंक्शनली किसके सिमिलर है, माइक्रोवेलाई के। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में देखो अभी तक क्या क्या कवर किया है। हमने एक तो पढ़े हैं जंक्शंस, एपिथेलियल जंक्शन की, एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जंक्शन बनाकर रखती हैं। तो इन जंक्शंस के अंदर देखो कौन कौन से जंक्शन पढ़े, इंटरडिजिटेशन, एडहेरिंग जंक्शन यानी डेस्मोसोम्स, और इसके अलावा टाइट जंक्शन और गैप जंक्शंस। ठीक है, इन सब के एग्जाम्पल हमने थोड़े थोड़े याद कर लिए, इनके कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्या इनकी सिग्निफिकेंस होती है, याद कर लिया है। चलो, इसके बाद हमने जाना क्या, कि जो एपिथेलियल सेल्स का एक तरफ का बेस पार्ट है वो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिका हुआ है, जो फ्री एंड है उस फ्री एंड पे या तो देखो वो बिल्कुल प्लेन हो सकती है, यानी उसके फ्री एंड पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, या फिर इसके एंड पर क्या हो सकती है, माइक्रोवेलाई, या फिर हो सकता है काइनोसीलिया यानी सीलिया, या फिर हो सकता है स्टीरियोसीलिया। अब वो अलग अलग टाइप की एपिथेलियम में अलग अलग मॉडिफिकेशन होते हैं। कुछ एपिथेलियम ऐसी है जिन पे माइक्रोवेलाई होते हैं, कुछ एपिथेलियम ऐसी है जिन पे सीलिया यानी काइनोसीलिया होते हैं, और कुछ पे स्टीरियोसीलिया होते हैं, और कुछ पे कुछ भी नहीं होता, प्लेन होती है। बात समझ में आई? तो अब ये है एपिथेलियल सेल्स के बारे में कुछ बातें। अब हम जानेंगे अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, कितने टाइप की हमारी बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं। ठीक है भाई, जानते हैं। चलो पहले बच्चे देखो क्या कह रहे हैं। बच्चों ने जवाब दे दिया यहाँ पर। चैप्टर नेम सर, एनिमल टिश्यू। इट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। और उसके अंदर हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं क्या, एनिमल टिश्यू। ये चैप्टर का ही नाम नहीं पता इसको। अब आ जाओ बेटा, पिछली क्लास नहीं ली होगी ना, पूछ रहा व्हाट इज एपिथेलियम। पिछली क्लास में सिखाया था एपिथेलियम क्या है। और अगर पिछली क्लास नहीं ली है बेटा, तो आप जो रिकॉर्डेड क्लास है मेरी पिछली वो देख लेना, प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया था एपिथेलियम क्या होती है। पहले तो आपको टिश्यू समझाया, टिश्यू क्या होती है, फिर समझाया एपिथेलियम क्या होती है। प्लाज्मोडेस्मेटा, बेटा प्लाज्मोडेस्मेटा मिलते हैं किनमें, प्लांट सेल्स में। वो सेल वॉल के बीच के जंक्शन है, किसके, सेल वॉल। तो अगर मैं प्लाज्मोडेस्मेटा को कंपेयर करूं, तो मैं एनिमल सेल्स में पाए जाने वाले गैप जंक्शन से कंपेयर कर सकता हूं। आप जानते हैं प्लांट सेल जो होती हैं उनमें सेल वॉल भी होती है। क्या होती है, सेल वॉल। तो उन दोनों सेल की सेल वॉल के बीच में जो जंक्शन बनता है, जिससे क्या होता है, सब्सटेंस का एक्सचेंज, उसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। और वो किससे कंपेरेबल है, गैप जंक्शन से। चलो, हाँ, चलो बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। अब आप इस वाली स्लाइड को देखेंगे, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। पहले तो नाम नाम याद करो। देखो डिटेल्स तो बाद में जानेंगे, पहले नाम याद कर लो। सबसे पहली बात, एक एपिथेलियम होती है सिंपल एपिथेलियम, और दूसरी टाइप की एपिथेलियम होती है कंपाउंड एपिथेलियम। दो टाइप की एपिथेलियम हो गई, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। ये कौन है, सिंपल एपिथेलियम, ये कौन है, कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है। अब देखो सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, कि अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पता ही है आपको, कनेक्टिव टिश्यू पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एपिथेलियम होती है। अगर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सेल्स इस तरह से यूनिफॉर्म लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, और आप एक खास बात देखो, ये जितनी भी एपिथेलियल सेल्स हैं तो सब में न्यूक्लियस है। इनका सबका जो बेसल पार्ट है वो किस पे लाई कर रहा है, सारी की सारी नीचे से किस पर टच हो रही हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। इसका मतलब क्या हुआ, सारी सेल्स नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टच कब हो सकती हैं एपिथेलियल टिश्यू की, जब उन सेल्स की सिंगल लेयर हो। क्या हो, सिंगल लेयर।
तो ऐसी एपिथेलियम को हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? कि जब बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक सिंगल सेल्स की लेयर हो और सभी सेल्स का बेस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिका हुआ हो, तो इसको क्या बोल देते हैं? सिंपल एपिथेलियम। और अब देखो, कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है? कंपाउंड एपिथेलियम में होता है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सेल्स की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे नीचे नीचे वाली जो लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर, वो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी हुई होगी, लेकिन जो दूसरी लेयर्स है वो देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी हुई नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? कि इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल सेल्स मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट हैं, जिसमें से सबसे नीचे वाली लेयर तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी हुई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई कर रही है, लेकिन बाकी की सेल्स ऊपर मल्टीपल लेयर की फॉर्म में अरेंज्ड है। तो ऐसी एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम। आई बात समझ में? तो कितने तरह की एपिथेलियम हो गई? सिंपल एपिथेलियम, जिसमें केवल एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर है और उस लेयर की सभी सेल्स का बेस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिका हुआ है। जबकि कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स हैं, जिसमें सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी हुई है, लेकिन उससे ऊपर वाली लेयर जो है वो सब एक दूसरे के ऊपर है। यानी इसका मतलब इस एपिथेलियल टिश्यू में सभी सेल्स ऑफ एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई नहीं करती, केवल सबसे नीचे वाली लेयर ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करती है। चलें, तो दो तरह की एपिथेलियम जानी, अब इनके फर्दर टाइप्स हम जानते हैं। सीखो, इनके फर्दर टाइप्स हम जानते हैं। सिंपल एपिथेलियम के तीन टाइप यहां पर आप देखो आपको मिलेंगे। सबसे पहला टाइप मिलेगा सिंपल स्क्वामस। इसका सीधा सा मतलब क्या है? एक सिंगल लेयर है सेल्स की, लेकिन अगर वो सेल्स फ्लैट सेल्स हैं, कैसी सेल्स हैं? इरेगुलर मार्जिन की फ्लैट सेल्स। जैसे अपनी अपनी टाइल्स नहीं लगी हुई होती जमीन पर, टाइल्स नहीं बिखरी हुई रहती है। जैसे आपने फुटपाथ टाइल्स देखी होंगी, फुटपाथ टाइल्स में आपने देखा हो पेवमेंट जिसे बोलते हैं ना, पेवमेंट, वहां पर आपने देखा होगा टाइल्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से अरेंज होती हैं, ऐसे बिछी हुई रहती हैं फ्लैट फॉर्म में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और अगर मान लो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करने वाली जो सिंगल सेल्स की लेयर है, अगर वो सभी सेल्स का शेप क्यूब लाइक है तो उसको बोल देंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और अगर वो कॉलम लाइक है, लंबी लंबी है, तो उसे सिंपल कॉलमनर बोल देंगे। तो कितने तरह की सिंपल एपिथेलियम हो गई? तीन तरह की। सिंपल स्क्वामस, अगर फ्लैट सेल्स हैं, क्यूब लाइक सेल है तो सिंपल क्यूबॉइडल, और अगर कॉलम लाइक लंबी सेल्स हैं, शेप में कैसी हैं? लंबी, तो उसे बोल देंगे सिंपल कॉलमनर। ठीक है। अब देखो, यहां पर फिर फर्दर मॉडिफिकेशन लिखे हुए हैं। अगर मान लो सिंपल क्यूबॉइडल जो सेल्स हैं उनकी जो फ्री मार्जिन है उस पर माइक्रोविलाई लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? माइक्रोविलाई। तो फिर ऐसी एपिथेलियम को मैं बोल दूंगा ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ब्रश बॉर्डर क्यों बोला मैंने? ब्रश बॉर्डर वर्ड किसके लिए यूज हुआ? माइक्रोविलाई के लिए। कि अगर सेल की फ्री एंड पर, फ्री मार्जिन पर छोटे छोटे से बहुत सारे माइक्रोविलाई हैं तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? ब्रश बॉर्डर। और सिंपल मैंने इसलिए बोल दिया इसको क्योंकि यहां पर सेल्स की केवल एक सिंगल लेयर है जो किस पर टिकी हुई है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। इसी तरह से इसका एक और मॉडिफिकेशन हो सकता है कि अगर ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स के फ्री एंड पर सीलिया निकले हुए हैं, यानी काइनोसीलिया। काइनोसीलिया, सीलिया का मतलब अगर सिंगल लिखा हो तो क्या मतलब? काइनोसीलिया। तो इसको मैं बोलूंगा सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बात समझ में आ गई? फिर आ जाओ सिंपल कॉलमनर। अब यहां पर शेप चेंज हो गया एपिथेलियल सेल्स का, कैसी हो गई? लंबी, कॉलम लाइक। तो ऐसी सेल को बोलेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और इसके मॉडिफिकेशन क्या होंगे? ब्रश बॉर्डर कॉलमनर। कि अगर इन कॉलमनर सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई निकले हुए हैं तो ब्रश बॉर्डर कॉलमनर। और अगर मान लो ये कॉलमनर सेल ग्लैंडुलर फंक्शन प्ले कर रही है, यानी इनसे कोई सिक्रीशन हो रहा है, तो इसको मैं बोल दूंगा ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। अगर मान लो ये कॉलमनर सेल्स ग्लैंडुलर नेचर की भी है, यानी कुछ सिक्रीट भी कर रही हैं और साथ ही साथ इनके ऊपर माइक्रोविलाई भी लगे हुए हैं, तो मैं इसको बोल दूंगा ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर। और अगर मान लो कि इन सेल्स के ऊपर सीलिया हैं, क्या है? सीलिया। माइक्रोविलाई थे जब तक तो ब्रश बॉर्डर बोला, अब क्या आ गए? सीलिया। तो मैं इसको बोल दूंगा सीलिएटेड कॉलमनर या सीलिएटेड ग्लैंडुलर कॉलमनर। नाम से मतलब क्लियर हो जाता है। अरे आएगा ना, व्हाट इज स्किन। व्हाट इज स्किन, तो स्किन आएगा ना। अभी कहाँ भाग के जा रहा है? आखिरी क्लास ले रहा है क्या आज? अभी तो स्टार्ट हुआ है सिलेबस। स्किन भी आएगा। ब्रेन भी आएगा, हालांकि ब्रेन थोड़ा सा अनकॉमन चीज है, पर आएगा, ब्रेन भी पढ़ना ही पड़ेगा।
धीरे धीरे चैप्टर कवर होते जाएंगे, सारी चीजें आती जाएंगी। चलो अभी दिखाते हैं यहाँ पर इन सब एपिथेलियम का अरेंजमेंट देखो। शकल देख लो आज, फिर अभी इनकी डिटेल पढ़ेंगे। आप एक खास बात देखो, पहले इस वाले डायग्राम को देखो। देखो नीचे तो आपको पता ही है एपिथेलियम हमेशा किस पे रहती है, कनेक्टिव टिश्यू पे। तो ये नीचे तो कनेक्टिव टिश्यू नजर आ रहा है। फिर उस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये पतली सी लेयर नजर आ रही है, ये डार्क कलर की। ये क्या हो गई यहाँ पर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और अब आप देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये सेल्स, ये एपिथेलियल सेल्स अरेंज्ड है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे है ना पेवमेंट की टाइल्स हो, ऐसी फ्लैट सेल्स हैं, टाइल्स की शेप में अरेंज्ड है, बिल्कुल ऐसी फ्लैट बिल्कुल। ये देखो यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से इरेगुलर मार्जिन की सेल्स हैं और ऐसे बिल्कुल फ्लैट सेल्स की फॉर्म में अरेंज्ड है। ये देखो ऐसा नहीं नजर आ रहा है जैसे टाइल्स बिखा बिछा रखी हो। तो इसलिए ये कौन सी एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। फिर देखो अगला डायग्राम। ये यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पहले तो ये समझो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की खास बात है, नीचे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन। और उसके ऊपर जो सेल्स रखी हुई है क्यूब लाइक है, कैसी है, क्यूब लाइक। तो फिर इसको क्या बोल दिया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है। ये देखो क्यूब लाइक सेल्स हैं। वो फ्लैट सेल्स थी सिंपल स्क्वामस थी जो, ये क्यूब लाइक सेल्स हैं। ठीक है। अभी मान लो इन्हीं क्यूब लाइक सेल्स पर छोटे छोटे माइक्रोविलाई लग जाएं, क्या लग जाएं, छोटे छोटे माइक्रोविलाई। तो ऐसी एपिथेलियम को बोल देंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोल देंगे, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और मान लो इन्हीं सेल्स के ऊपर इस तरह से फ्री मार्जिन पर सीलिया आ जाए, क्या आ जाए, सीलिया। तो इसको बोल देंगे क्या, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये इनके मॉडिफिकेशन हो गए। चलो अब आ जाओ, देखो कॉलुमनर एपिथेलियम देखते हैं। देखो यहाँ पर ये सिंपल कॉलमनर बता रखी है। ये बेस पे क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर देखो ये लंबी लंबी सेल्स हैं, कॉलम जैसी सेल्स हैं। तो इनके क्या बोल दिया हमने, कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलम लाइक सेल्स हो गई। अब मान लो इन कॉलमनर सेल्स के ऊपर छोटे छोटे माइक्रोविलाई निकले हुए हैं, तो इसको बोल देंगे क्या, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। अगर मान लो ये जो कॉलम लाइक सेल्स हैं ये सिक्रीटरी नेचर की है, कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही हैं, यानी ग्लैंडुलर फंक्शन कर रही है, तो इसको क्या बोल देंगे, कॉलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मान लो इसके ऊपर माइक्रोविलाई भी हैं और साथ ही साथ ये ग्लैंडुलर फंक्शन भी कर रही है, तो इसको बोल देंगे ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और मान लो ये कॉलम लाइक सेल्स के ऊपर सीलिया लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, सीलिया। तो सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। और मान लो ये कॉलम लाइक सेल्स पे स्टीरियोसीलिया निकले हुए हैं, तो स्टीरियोसीलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। सिंपल, जैसे नाम से ही क्लियर हो गया कि उसका मतलब क्या है। आई बात समझ में, ग्लैंडुलर फंक्शन मीन्स जो सिक्रीट करती है। अच्छा अच्छा, मेरे को समझ में आ गया। थोड़ा तो मुझे एक चीज समझ में आई। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 10th तक आर्ट्स थी, फिर 11th में उन्होंने अचानक साइंस ले ली। ऐसा है क्या, ओके। पढ़ो भाई, धीरे धीरे चीजें सीखते जाओ, सीखने की इच्छा रखो। मतलब ढक्कन तो गिर गया नीचे। ढक्कन जो होते हैं ना, ढक्कन, वो चल नहीं पाते ज्यादा, वो गिर जाते हैं। आप इसी का एग्जांपल ले लो, इसका बॉटल का ढक्कन भी गिर गया। ढक्कन को उठा लो, मेरा काम ही है ये ढक्कनों को उठाना। चलो आ जाओ भाई, क्या क्या सीखा हमने आज, रिपीट करते हैं एक बार। एपिथेलियम के टाइप्स, नाम नाम तो याद करो पहले, अंदर डिटेल में तो जब जाएंगे नाम तो याद हो जाए एक बार। ये पूछ रहा ग्लैंडुलर मींस, अरे बेटा ग्लैंड का मतलब क्या होता है,
जैसे वो आई थी ना 8th क्लास में, ज्योग्राफी में समझाया जाता है, नहीं हिस्ट्री में समझाया गया था ग्लैंड का मतलब 8th क्लास में। 8th क्लास में आपको ध्यान हो तो हिस्ट्री में आया होगा ग्लैंड, नहीं ज्योग्राफी में भी आया होगा। अच्छा संस्कृत में भी आया होगा ग्लैंड। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके, क्लियर हो गई बात। अरे ग्लैंड का मतलब क्या होता है, बता भाई, ग्लैंड का मतलब क्या होता है? सिक्रीट करने वाली, कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही है। अब तेरे मुंह से सलाइवा सिक्रीट नहीं हो रहा, किसी ग्लैंड से ही तो सिक्रीट हो रहा होगा। तेरे इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम सिक्रीट नहीं हो रहे, म्यूकस सिक्रीट नहीं हो रहा, किसी ग्लैंड से ही सिक्रीट हो रहा होगा। और क्या वहां पे कई म्यूनसिपैलिटी की पाइपलाइन लगा रखी है क्या मुंह में? है, म्यूनसिपैलिटी से सप्लाई होती हो तेरे कहीं सलाइवा सलाइवा की। ग्लैंड का मतलब क्या होता है बावड़े, छोटे छोटे से बच्चे। सीख जाएंगे, पर ये है ना कि धीरे धीरे सीखेंगे सर, हम भी क्या करें, हम तो छोटे छोटे से बच्चे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। सीखो सीखो। हाँ। अब इसमें मेरे को बता क्या इस जगह क्या लग रहा है, मेरे को यहाँ पर दो तरह के बच्चे नजर आ रहे हैं। एक तो वो बच्चे आ गए जो ग्लैंड के टाइप्स ही बता रहे हैं, इतना जान रहे हैं वो। और एक बच्चा मेरे को ऐसा भी मिल रहा है यहाँ पर जो ग्लैंड का मतलब ही नहीं जानता। कितनी ज्यादा डिस्पैरिटी है। मतलब एक बच्चे तो हैं जो ग्लैंड्स के टाइप ही टाइप करके लिख गए, बहुत सारे बच्चे ग्लैंड्स के टाइप नाम खूब चीजें लिख गए। और एक बच्चा पूछ रहा है ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है। तो चलो, दोनों बच्चों को अब लेके चलना है। बेटा कौन था, मैं भूल गया, वो कौन था वो बच्चा जो ग्लैंड पूछ रहा था, क्लियर है ना? ग्लैंड का मतलब ये होता है कुछ सिक्रीट करने वाला। अब वो सिक्रीट क्या हो सकता है, वो कोई हार्मोन भी हो सकता है, वो कोई किसी तरह का लिक्विड या फ्लूइड भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लो, हमारी थायराइड ग्लैंड है, वो क्या रिलीज कर रही है, थायरोक्सिन। हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, क्या सिक्रीट कर रही है वो सिक्रीट कर रही है सलाइवा। हमारी स्वेट ग्लैंड है, क्या सिक्रीट कर रही है, स्वेट। हमारे इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स क्या सिक्रीट कर रही हैं, डाइजेस्टिव जूस, एंजाइम्स, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। चले आगे। तो चलो बताओ भाई, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम याद करो। पहली तो बात हमने जानी सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या बताओगे भाई, लिख दो, कोई दो चार बच्चे नीचे टाइप कर दो फटाफट, काम की चीजें भी टाइप कर दिया करो। सिंपल एपिथेलियम का मतलब, हाँ, कि अगर एपिथेलियल सेल्स एक सिंगल लेयर की फॉर्म में अरेंज्ड है और बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी हुई हैं, और उस एपिथेलियल टिश्यू की सभी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है, तो दैट इज सिंपल एपिथेलियम। और कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स अगर मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हुआ एक के ऊपर एक लेयर्स है। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी हुई होगी, लेकिन जो ऊपर वाली लेयर है वो डायरेक्टली बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी हुई नहीं है। चलो, सिंपल एपिथेलियम में अब शेप ऑफ सेल के बेसिस पे तीन टाइप की बता दी, कि अगर ये सेल्स फ्लैट सेल्स हैं तो इनको बोलेंगे सिंपल स्क्वामस। और अगर मान लो यहाँ पर क्यूब लाइक सेल्स हैं तो सिंपल क्यूबॉइडल, कॉलम लाइक लंबी सेल्स हैं तो सिंपल कॉलमनर। अब मान लो क्यूब लाइक जो सेल्स हैं उनकी फ्री एंड पर माइक्रोविलाई निकली हुई है तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। उन पे अगर सीलिया निकले हुए हैं तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल। इसी तरह से सिंपल कॉलमनर सेल्स में अगर मार्जिन पर फ्री एंड पर माइक्रोविलाई निकले हुए हैं तो ब्रश बॉर्डर। अगर वो ग्लैंडुलर फंक्शन कर रही है, कुछ सिक्रीट कर रही है, तो ग्लैंडुलर कॉलमनर। अगर मान लो उनपे ग्लैंड लाइक फंक्शन भी है और माइक्रोविलाई भी है तो ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर। और अगर उनपे सीलिया निकले हुए हैं तो सीलिएटेड कॉलमनर। और सीलिया के साथ साथ वो सिक्रेटरी फंक्शन यानी कुछ सिक्रीट भी कर रही है तो सीलिएटेड ग्लैंडुलर कॉलमनर। देखो कितना सिंपल। चलो अब आ जाओ, अब कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब था मल्टीपल लेयर्स। तो अब ये कंपाउंड एपिथेलियम भी दो टाइप की होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब याद रखना, इनमें से जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है इसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है। क्या होती है, स्ट्रेचेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि वैसे तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम एट रेस्ट मल्टीपल सेल्यूलर लेयर्स में दिखाई देगी, लेकिन जब ये एपिथेलियम स्ट्रेच होगी तो स्ट्रेच होने से क्या होगा कि ये फ्लैट हो जाएंगी, सेल्स कैसी हो जाएंगी, फ्लैट। और फ्लैट होकर ये कैसी हो जाएगी, थिन। अरे कोई चीज जब खिंचेगी इस तरीके से, खिंचेगी तो क्या होगा, एक तो उसकी सारी की सारी सेल्स का शेप कैसा हो जाएगा, फ्लैट। बहुत सारी लेयर थी सेल्स की, लेकिन अब सारी सेल्स कैसी हो गई, फ्लैट। और साथ ही साथ उसकी जो थिकनेस है वो क्या हो गई, कम। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम की खास बात होती है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या होती है, स्ट्रेचेबिलिटी। दूसरी एपिथेलियम जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम।
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मोस्टली प्रोटेक्टिव फंक्शन रोल प्ले करती है। बात समझ में आई? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एक होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। अब इसका मतलब क्या है कि देखो मल्टीपल सेल्स की लेयर है, तो नीचे तो अलग अलग सेल की शेप होगी, लेकिन जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, आउटर मोस्ट लेयर, उसका शेप कैसा होगा? स्क्वामस। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। इसी तरह से स्ट्रेटिफाइड क्यूबल, इसमें भी क्या होगा? मल्टीपल सेल्स की लेयर होंगी, नीचे वाली जो सेल्स की लेयर है उनका शेप अलग अलग होगा, लेकिन जो सबसे ऊपर वाली सेल की लेयर होगी उसका शेप फिक्स है, वो क्यूबॉइडल होगी। और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, इसमें भी मल्टीपल लेयर्स हैं, नीचे की जो लेयर्स है उनका सेल का शेप अलग होगा, लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो सब कॉलम लाइक होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी होती है। तो बताओ स्ट्रेचेबिलिटी यूजुअली बॉडी के अंदर कहाँ चाहिए होती है? जैसे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन भर जाता है तो वो फूल जाता है, तो फूल जाता है तो जो उसके अंदर एपिथेलियम है उस एपिथेलियम में स्ट्रेचेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं? तो बताओ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कौन सी एपिथेलियम मिलेगी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसलिए इसको यूरो एपिथेलियम भी बोलते हैं, क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम में मिल रही है। बात समझ में आई? और ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ये यूजुअली उन सरफेसेस पे मिलती हैं जहां पर ज्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। आई बात समझ में? जैसे हमारी स्किन है, स्किन हमारी कैसी एपिथेलियम है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। तो बोलो प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं? इसी तरह से जो डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स होती है कि नहीं? जैसे किसी ग्लैंड की डक्ट है, ग्लैंड ने सिक्रीशन किया, अब वो किसी डक्ट के थ्रू किसी दूसरी साइट पे पहुंच रहा है, तो उन डक्ट्स के अंदर भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मिलती है। तो ये जनरली वहां पे होती है जहां पे बहुत ज्यादा टीयर वियर होता है, या यहाँ पर बहुत ज्यादा आउटर सरफेस पे प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मिलती है। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ मिलती है? जहां पे स्ट्रेचेबिलिटी चाहिए, लाइक यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है। तो यूरिनरी ब्लैडर फूल जाता है ना यूरिन भरने से, तो वहां पर फूलने के लिए एपिथेलियम कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेचेबल। बेटा स्टमक तो पहले बैग लाइक स्ट्रक्चर है। देखो यूरिनरी ब्लैडर तो जब उसमें यूरिन नहीं होता ना, ऐसे बिल्कुल कम हो जाता है साइज में, और यूरिन आने से फैल जाता है। स्टमक जो है, स्टमक एक वैसे ही डायलेटेड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, भरता जाता है। तो उसको बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेच होने की जरूरत नहीं है, वो खाली हो जाएगा तो खाली होकर यूं पड़ा रहेगा, जैसे जैसे उसमें आता जाएगा भरता जाएगा। तो उसकी जो वो है ना एपिथेलियम, उसमें स्ट्रेचेबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी उसका सरफेस एरिया इतना है कि वो सारी चीज को अकोमोडेट कर लेता है। जबकि जो यूरिनरी ब्लैडर है, वो यूं हो जाएगा यूरिन के बाद, और यूरिन आएगा जब ऐसे फूल जाएगा यूं, उसमें स्ट्रेचेबिलिटी चाहिए। देखो स्टमक तो यूं पड़ा रहता है, स्टमक जब खाली होता है ना यूं, यूं ऐसे, तो देखो अभी भी अंदर तो वही है, जैसे इसके अंदर फूड आएगा यूं हो जाएगा, यूं हो गया, फूड भर गया इसमें। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर जब यूरिन नहीं है तो ऐसा है, और जब यूरिन आ जाता है तो ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब इसकी जो एपिथेलियम है उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी चाहिए। इस डायग्राम से कहानी क्लियर होनी चाहिए। नाम याद कर लिए? अब एक और देखो, बीच में बॉक्स में नाम लिखा हुआ है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो बेसिकली है तो सिंपल एपिथेलियम, लेकिन सेल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि हमें देखने में ये स्ट्रेटिफाइड नजर आती है। इसलिए इसका नाम क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो का मतलब क्या होता है? नकली। मतलब बेसिकली एपिथेलियम कैसी है? सिंपल, क्योंकि इसकी सभी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करती हैं, लेकिन उन सेल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, कुछ सेल्स उसमें लॉन्ग होती हैं, कुछ शॉर्ट होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम उस सेल को उसको लेयर्स को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हमें सिंगल लेयर नजर ना आकर हमें मल्टीपल दो लेयर्स नजर आती हैं, जबकि है एक ही लेयर। सारी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी हुई है, लेकिन अपीरियंस कैसी आ रही है? अपीरियंस आ रही है उसकी मल्टीपल लेयर। आई बात समझ में? तो इसलिए इसको बोल देते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। अब इन सबके फंक्शन, स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। चलो, एक बच्चे ने अभी काफी कुछ बड़ा लिखा था। कहाँ गया वो? काफी बड़ा कुछ लिखा था बच्चे ने। रुको भाई।
ओवरऑल बच्चे बताएंगे। ये हैंडराइटिंग कैसी लगी आपको, ये हैंडराइटिंग? शानदार है ना? ये हैंडराइटिंग पहले बहुत अच्छी थी, पहले मतलब स्कूल के अंदर मेरे को हैंडराइटिंग कंपटीशन के अंदर बहुत सारे प्राइजेस मिले हुए हैं। लेकिन बाद में एक आर्टिकल आया, कुछ तो एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के अंदर हैंडराइटिंग खराब हो ही जाती है, इतना लिखना होता है ना वहाँ पे पेपर्स में, आंसर शीट में। पेपर की शीट नहीं होती, बुक होती है, इतनी मोटी बुक भर जाती है 3 घंटे में, ऐसे लिखना होता है। दुनिया में दो ही आदमी समझ सकते हैं उसको, केमिस्ट और मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर। तो कुछ तो हैंडराइटिंग उसने इम्प्रूव करा दी मेरी। और फिर एक आर्टिकल आया कि इस दुनिया में जिन लोगों की हैंडराइटिंग खराब होती है, वो इसका इंडिकेटिव होती है कि उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। तो जब से मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, फिर और ज्यादा मैंने अपनी राइटिंग खराब करी। दुनिया को तो लगना चाहिए दिमाग तेज चलता है। बहुत बढ़िया बच्चों। शिवाजी द्विवेदी। चलो भैया, छोटे छोटे से बच्चों की अब अगली क्लास भी है ना, अगली क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाओ, 10-15 मिनट का गैप लो, और फिर से रिजुविनेट होकर, रिफ्रेश होकर, अगली क्लास में फोकस होकर पढ़ाई करो। ठीक है? चीजें हैं, कई बच्चों के लिए बहुत नई नई चीजें आएंगी, तो आएंगी भैया, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और एक्सेप्ट करके उससे स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, याद भी रखनी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी, और फिर धीरे धीरे हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हम मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो पेशेंस रखना होगा, सबसे बड़ी बात। पेशेंस रखो, चीजों को धीरे धीरे पढ़ते जाओ, उनसे यूज टू होते जाओ। अगर आपका बेस अच्छा नहीं है 10th क्लास तक साइंस का, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सीखेंगे। कितना धीरे धीरे चल रहे हैं, मतलब हमने 2 क्लासेस के अंदर क्या पढ़ा है, क्या होती है टिश्यू, क्या होता है एपिथेलियम, कितने तरह के जंक्शंस होते हैं, कितने तरह के सेल्यूलर एंड पर मॉडिफिकेशन होते हैं, और कितने टाइप की एपिथेलियम होती है। समझ रहे हो? और जो वो चलता है ना ड्रॉपर्स बैच का कोर्स, या इवन क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स में तो पूरी एक क्लास में पूरा टिश्यू ही पढ़ा दिया था। तो आपको तो बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूं मैं, ताकि आप धीरे धीरे इन टर्मिनोलॉजी से यूज टू होते जाओ, सीखते जाओ, समझते जाओ, पेशेंस रखो, सब चीजें आएंगी धीरे धीरे। कल नीट नहीं देनी है हमें, नीट 2022 में देनी है, तो जब तक हम इतना अपने आप को साउंड बना लेंगे ना, कि हम मेडिकल कॉलेज पहुंच ही जाएंगे। यही टारगेट है। चलो, बाय बाय। थैंक यू बच्चों। गुड लक। ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम चैनल यहाँ पे डाल दिया है, इसको आप ज्वाइन कर लें। बाय बच्चों। गॉड ब्लेस यू।